न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, याद है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन H इंटू न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। ये दो फार्मूला निकाले थे हमने एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए। फिर एक फार्मूला था अपने पास वर्क फंक्शन का, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। उसके बाद हमने फार्मूला लिखे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, के ई मैक्स। के ई मैक्स का फॉर्मूला आता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। क्या आता है बोल? एच न्यू माइनस फाई नॉट। और इंस्टेड ऑफ एच न्यू यू कैन ऑल्सो राइट एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। फिर एक फार्मूला और निकाल के दिया था मैंने आपको के ई मैक्स का, ई इंटू वी नॉट, याद है? ई इंटू वी नॉट। यहाँ पर ई क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, करेक्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके भी एक इक्वेशन आई थी अपने पास, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, करेक्ट है। ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखा करके दिया था, इसी की मदद से हमने ग्राफ भी बनाया था, याद है? तो स्लोप की वैल्यू आई थी h बाई ई, याद है सबको? ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स अपने कल हो गए। माइक बोल बेटा, ख़राब हो। क्या बोलेगा? हंस के बोलना, बेचारे बीमार है चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे आज। यस, चलो ओपन करो एक्सरसाइज। कितना न्यूमेरिकल हो गया था? 9 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। क्या दिया हुआ है देखो सब लोग। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन माइक्रो एमीटर इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो जो फोटो करंट होता है यानी करंट, क्या लिखा हुआ है देख ज़रा, वैनिशेस। वो करंट क्या हो जा रहा है बेटा? वैनिश हो जा रहा है। वैनिश मतलब ख़त्म हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। ख़त्म मतलब कितना हो जा रहा है? ज़ीरो। वैनिशेस व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज़ मोर देन 0.8 वोल्ट। अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग याद है ना, नेगेटिव साइड पर रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है? 0.8 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये 0.8 वोल्ट आपको क्या दिया हुआ है? ये वो पोटेंशियल है जिस पे करंट खत्म हो जा रहा है। क्या बोलते हैं इस पोटेंशियल को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। किससे दिखाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को? वी नॉट से। तो अब ये 3 लाइन की जगह वो सीधा सीधा लिख सकता था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ 0.8, लेकिन उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज़ किया कि वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे करंट खत्म हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट की वैल्यू दिया हुआ है मुझे, कितना दिया बेटा देख? 0.8 वोल्ट। आगे देखेंगे सब लोग। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज़ 4950 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया हुआ है, रेडिएशन जो आ रही मतलब जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ दिया है लैम्डा। कितना दिया लैम्डा देख? 4950 एंगस्ट्रॉम। आगे देखेंगे बेटा सब लोग। इफ़ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज। अब क्या किया उसने? सेम सब कुछ सेटअप वैसे ही, हाँ, ट्यूब वही है, एमीटर वही है, कलेक्टर वही, सब कुछ सेम है। क्या चेंज कर रहा है बोलो? सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर रहा है। वो जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है ना, पहले ये वेवलेंथ की लाइट थी, अब दूसरी लाइट को लेके आ रहे हो। तो दूसरी लाइट के बारे में क्या दिया हुआ है देख। इफ़ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया है? बदल गया। तो फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। तो बेटा ये वाले को वी नॉट लिखे थे ना, इसको ले लो वी नॉट डैश। क्या ले लो बोल? वी नॉट डैश। कितना दिया हुआ है वी नॉट डैश? 1.2 वोल्ट। अभी पूछा क्या है देखेंगे सब लोग। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल। तो जो आपका एमीटर है कैथोड, उसका वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, ठीक है ना, एंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सोर्स। और ये जो दूसरा वाला सोर्स है ना डैश वाला, उसका वेवलेंथ यानी कि लैम्डा डैश। ये दो डेटा आपको फाइंड आउट करना है। सबको अच्छे से समझा बेटा? ठीक है, सब बोर्ड पर देखेंगे। यस, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये वी नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वी नॉट और लैम्डा की मदद से फाई नॉट निकालते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में, पहले जब पहला वाला सोर्स है और जब दूसरा वाला सोर्स है, दोनों ही केस में फाई नॉट की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? फाई नॉट डिपेंड करता है मटेरियल पर। मटेरियल चेंज होगा, एमीटर का मटेरियल, मेटल चेंज होगा तो फाई नॉट चेंज होगा। पर यहाँ पर सेटअप में हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं? लाइट सोर्स को। एमीटर जो था वही है, तो इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में फाई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो पहले फाई नॉट निकाल लेते हैं, उसके बाद लैम्डा डैश निकालेंगे।
समझ में आ रहा है अच्छे से। एक काम और करो, इसको एमस्ट्रॉन्ग से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। कितना हो जाए देखिए 4950 इंटू एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 का पावर -10 मीटर। अब मेरे को वी नॉट पता है, लैम्डा पता है, फाई नॉट निकालना है। तो सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने पास इक्वेशन है ना, जैसे ई इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। न्यू की जगह मैं सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ। एच पता है मेरे को, सी पता है, लैम्डा मालूम है, न्यू नॉट वी नॉट पता है, ई की वैल्यू भी हम सबको मालूम है। क्या निकालेंगे हम लोग? फाई नॉट निकालेंगे। तो देख पहले सबसे फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस ई इंटू वी नॉट की वैल्यू बराबर होती है एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये न्यू की जगह और क्या लिख सकता हूँ मैं? ई इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। न्यू की जगह क्या जाएगा बोल? सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। इसमें से क्या फाइंड आउट करना है अपने को? फाई नॉट पता करना है। इस फाई नॉट को इधर ले लो, फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी नॉट। अब ये सब वैल्यू अपने को पता है, सबका वैल्यू पुट करते हैं। फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच कितना होता है बेटा? 6.626 10 का पावर -34। सी कितना होता है बोल? 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दिया हुआ देख 4950 इंटू 10 का पावर -10 माइनस ई कितना होता है बोल? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया देख, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अब वो वैल्यू और ये वैल्यू इधर ही मत करो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। साइड में ऐसा लाइन खींचो और रफली लॉग से डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का लॉग देखकर माइनस करके एंटी लॉग फटाक से यहाँ साइड में रफली करने। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। (6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 4950 ये वैल्यू आएगी आपको 0.0040 0.004015 ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको इसको और इसको, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो ये पॉइंट को 4 के आगे भी लेके जा सकते हो। तो कितना बन जाएगा बोलिए? 1 2 3 3 नंबर आगे जा रहे हो, आगे -3 तो क्या आएगा देख 4.015 इंटू 10⁻³ आप लॉग से करोगे आपको यही आएगा। एंटी लॉग देखेंगे ना तो उसमें 3 बार पॉइंट रहेगा, तो इंटू 10 के ऊपर -3 ऐसा है। तो आप लॉग से करोगे आपको यही वैल्यू आएगी। अब और क्या क्या बचा हुआ है देख, 10 का पावर -34 + 8 ये -10 ऊपर जाएगा तो +10 सही है। अब देखिए 10 और 8 18, 18 में से 3 गया, 18 में से 3 गया बोल 15 तो +15 -34 + 15 -34 + 15 -19 कितना आएगा बोल? -9। तो वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अभी, ठीक है ना। इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पर 1.6 और 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 48 का 8 कैरी गया 4, 8 का 8 8 और 4 12 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट 1.28 इंटू 10 का पावर -19 दिस विल बिकम 4.015 इंटू 10 का पावर पूरा सॉल्व किया कितना आया था -19 -1.28 इंटू 10 का पावर -19 दोनों में से 10 का पावर -19 कॉमन चलेगा, अंदर क्या बचेगा 4.015 -1.28 ठीक है ना। इधर 3 नंबर इधर 2 नंबर इसको 0 कर दो, है कि नहीं। अब माइनस करते देखो कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 8 नहीं जाता, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। 11 में से 8 गया 3, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 1 गया 2 इंटू 10 का पावर -19 ये कौन है बेटा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ताकि वो बाहर निकल के आए। पहले जुमला क्या बोला मैंने? वर्क फंक्शन एनर्जी होती है, तो इसका यूनिट आएगा जूल। क्या आएगा बोल? जूल। अगर आप इसको जूल में रखना चाहते हो रखे रहने दो ऐसे ही, बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैसे करना है मैं आपको सिखा चुका हूँ ना। कैसे करते हैं? 2.735 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब ये -19 कैंसिल हो जाएगा। 2.735 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, ठीक है ना। तो ये आएगा 1.7। कितना आएगा बेटा? 1.7
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों आंसर चलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, आई मीन ये डेटा नहीं देगा, ये डैश वाला डेटा नहीं देगा, खाली वी नॉट और लैम्डा दे देगा और बोलेगा फाई नॉट निकालो, तब इतना ही करना होगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी अपने से एक चीज़ और पूछा है, फिर से वी नॉट का डेटा दिया है और लैम्डा डैश निकालना है, समझ में आ रहा है। एमीटर का मटेरियल चेंज हुआ है क्या? नहीं, एमीटर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मतलब फाई नॉट की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दे, ये वाला वापस से वाला फॉर्मूला यूज़ कर, चाहिए तो इसको इक्वेशन दे दे फ्रॉम 1, क्या देगी इक्वेशन नंबर 1, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। पर अब दूसरे केस के लिए कर रहे हैं, तो ई तो ई रहेगा ना, वो तो कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी नॉट की जगह पर क्या आएगा? वी नॉट डैश। एच और सी भी क्या है? कांस्टेंट है। लैम्डा की जगह पर क्या आएगा? लैम्डा डैश। माइनस फाई नॉट सेम ही रहेगा, क्योंकि एमीटर क्या है बेटा? सेम। ये क्यों नहीं चेंज हुआ, समझा ना? एज एमीटर इज सेम, देयरफॉर फाई नॉट इज सेम। ये आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि बाद में आपको डाउट नहीं। अब ये सब में से क्या निकालने का अपने को? लैम्डा डैश निकालना ना, उसको अकेला करते थे क्या बनेगा? देयरफॉर माइनस फाई नॉट इधर आएगा तो प्लस फाई नॉट, ई इंटू वी नॉट डैश प्लस फाई नॉट, वहाँ क्या बच गया बेटा? एस सी बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश को इधर ले लो, एस सी बाय इंटू वी नॉट डैश प्लस फाई नॉट। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एच कितना है बेटा? 6.626। सी कितना है? 10⁻⁻34। सी होता है 3 × 10⁸8। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। वी नॉट डैश, वी नॉट डैश कितना लेने बोला है? 1.2 प्लस फाई नॉट। फाई नॉट अब भी निकाले, ये वाला वैल्यू लोगे, ये वाला। ये सब डेटा आपने किस में रखे हो? एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट है क्या? एसआई यूनिट कौन सी है? जूल है। तो ये डेटा रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा बेटा 2.735 इंटू 10⁻⁻90। करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कैसा करेंगे इसको। ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6.626 इंटू 3, और मैंने ये शायद आपको याद भी रखने बोला था, 19.878 है ना, याद है? ये नंबर आपको याद रखने बोला था, ठीक है ना। इंटू -34 प्लस 8, -34 प्लस 8, ये आएगा -26, 10⁻⁻26, ठीक है। अपॉन के नीचे ज़रा ध्यान से देखना, इधर भी 10⁻⁻19 है, इधर भी 10⁻⁻19 है, क्या हो गया? कॉमन चलेगी। यहाँ पर 1.6 इंटू 1.2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.6 इंटू 1.2 1.92, ये हो गया 1.92 प्लस 2.735, ये 92 को 920 समझ लो, ठीक है ना। क्या बचेगा देखिए, 19.878 इंटू 10⁻⁻26, -19 ऊपर गया प्लस 19 डिवाइडेड बाय 505, 3 and 2 5, 7 और 9 कितना हो गया? 16 का 6 कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4.655, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे, 19.878 डिवाइडेड बाय 4.655, 4.2702 इंटू 10 का पावर -26 प्लस 19 कितना आएगा बोलो? -7। अच्छा, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर। अगर आप चाहो तो आप इसको एमस्ट्रॉन्ग में बदल सकते हो, अगर आप चाहो तो। एमस्ट्रॉन्ग में बदलने के लिए -10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोल? इधर कितना है? -7। तो ये पॉइंट को 3 नंबर आगे ले ले, 3 नंबर आगे लोगे तो ये क्या बन जाएगा? देख, ये 2 मत लिख, चलेगा। 3 नंबर आगे ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा बोल? 4270। अच्छा, जितना नंबर आगे लेते हैं उतना नेगेटिव पावर। 3 नंबर आगे लिए मतलब -3, वो -3 और ये -7 है, -10। ये -10 मीटर को आप क्या लिख सकते हो बोल? एमस्ट्रॉन्ग। तो 4270 एमस्ट्रॉन्ग। ये आंसर भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा, दोनों चलेगा। समझा अच्छे से? मैं फिर बोल रहा हूँ, 4-5 मार्क्स का ही वेटेज है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल आने का चांस नहीं है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल कब आएगा? जब अक्का एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लिए आ जाए, ठीक है ना। लेकिन उसके चांसेस कम है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हैवी वेटेज के चैप्टर्स में से आते हैं, जिनका वेटेज 6 मार्क्स के ऊपर है। ज़्यादातर 4 मार्क्स का क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ये न्यूमेरिकल छोड़ोगे। मैं बोले ना, आपको सिर्फ यहाँ तक पूछ सकता है, फाई नॉट तक।
या फिर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड आउट का वैल्यू दे देगा, बोलेगा वर्क फंक्शन इतना है, ये देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा, बोलेगा वर्क फंक्शन इतना है। तो ये दोनों आपको ज़बरदस्ती दिया है, कुछ काम का नहीं। ये दोनों डेटा, ये डेटा दिया है, फाइंड आउट दिया है, डायरेक्ट पुट करके आप लैम्डा डैश निकालो। सब में यानी इसी को अलग अलग तरीके से वो फॉर्मुलेट करके आपको दे सकते, बट सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आगे देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11, 1.7 427 सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा सब लोग। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर से वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब क्या दिया बेटा, लैम्डा। कितना दिया लैम्डा, 4500 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मतलब क्या दिया बेटा, फाइव नॉट दिया हुआ है मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका नाम उसने दे दिया है बी। कितनी है वो दिया, क्या देख, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब वो फोटो इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, के ई मैक्स। कितनी काइनेटिक एनर्जी बोल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका मतलब क्या है सर, ये ध्यान से देखा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसका नाम है बी, ये एमीटर है, ये क्या बेटा, एमीटर। तो जैसे ही एमीटर के ऊपर रेडिएशन आई, मतलब लाइट आई, तो यहाँ से जो सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकला जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, वो जैसे ही बाहर निकला किसके अंदर दाखिल हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड। किस में आ गया वो, मैग्नेटिक फील्ड। तो ज़रा ध्यान से सुना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब क्या बेटा, करंट ना। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब क्या, करंट। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग सब्सटेंस आता है ना, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है बोल, फोर्स, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा बोल, मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, देख आपको आगे दिया है, द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा है ना, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सीधा जाने की बजाय ऐसा गोल घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा बोल, गोल घूमने लगेगा। असल में ये एक अक्खर टॉपिक है आपको इस चीज़ का, कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते हैं ना, तो गोल गोल घूमने लगता है। इसको इलेक्ट्रॉन का साइक्लोट्रॉन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, साइक्लोट्रॉन मोशन। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, पर ये चैप्टर में नहीं, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो डेटा लगेगा अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो ये ऐसा सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आपको। इस सर्कल का क्या दिया है बोल, रेडियस। हम सब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। मेरे को बताओ, सर्कुलर मोशन अपने आप हो सकता है क्या? उसके लिए एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप ही बताओ, यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, जिसने इसको घुमाया। सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो किसी चीज़ को घुमाता है ना। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगा था जिसने इसको घुमा के लिया? मैग्नेटिक फोर्स। यानी यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स रहेगा बोल? मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। अब इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है रेडियस? देख, हाउ मच इज़ द रेडियस? आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा रेडियस? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी? क्या निकालना है मुझे? ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है बी, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना मुझे, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है बोल? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। वेरी गुड, mv²/r करेक्ट है। पहले बात करते हैं मास की। कौन सा पार्टिकल है ये? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम सबको मालूम है 9.1 × 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास। किसका मास है बोल? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। डोंट वरी, अभी आगे जब हम लोग डी ब्रॉय का न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इनके बीच का आपस का रिलेशन सब मैं लिखा करके दे दूँगा और वो आपको याद करना रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इन सारे मासेस के बीच में आपस में रिलेशन, कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, ये इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो अभी जब डी ब्रॉय के न्यूमेरिकल कराऊंगा ना मैं आपको, तब आपको लिख के दे दूँगा। एक जगह पे लिखा रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी।
समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है ना। अभी फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास मुझे चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg मास मेरे को पता है। इस सर्कुलर मोशन का मुझे रेडियस भी दिया हुआ है, क्या बच जाता है बोल, वेलोसिटी। तो पहले तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग, मैग्नेटिक फोर्स के ये बराबर रहेगा बेटा। अब सर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनटू जो पार्टिकल उसमें आया है उसके ऊपर का चार्ज, उसके ऊपर का चार्ज इनटू उस पार्टिकल की वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी। यहाँ पर एक साइन थीटा भी होता है, लेकिन इधर थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर घुसा है ना, तो थीटा 90 डिग्री, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, परपेंडिकुलर दे दिया है उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है बोल, बी इंटू क्यू इंटू वी, क्या आ रहा है बोल, बी इंटू क्यू इंटू वी। क्यू कौन होता है, पार्टिकल के ऊपर का चार्ज, इधर पार्टिकल कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, ई, क्या लिखते हैं बोल, ई। अब देखिए वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा, निकालना क्या है मेरे को, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए मुझे पता क्या क्या होना चाहिए, मास मालूम होना चाहिए, मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास पता है, रेडियस मालूम होना चाहिए, मालूम है 20 सेंटीमीटर बोल दिया उसने, है ना। ई पता होना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी मालूम है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। द ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग इज़ वेलोसिटी। यानी अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का कोई रिलेशन निकाल लेता हूँ तो एक क्वेश्चन खत्म है, फिर ये क्वेश्चन खत्म। खाली मेरे को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रिलेशन निकालना, किसका रिलेशन निकालना है बेटा बोल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रिलेशन निकालना। तो अब वेलोसिटी को निकालने के लिए जो दो डेटा मुझे दिया हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्या दिया है मेरे को बोल, लैम्डा दिया है और फाई नॉट दिया, क्या दिया है बोल, लैम्डा दिया है और फाई नॉट दिया है। अब बेटा मेरे को एक बात बताना, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो के ई मैक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ के ई मैक्स, ध्यान से देख, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ के ई मैक्स, SC बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। फाई नॉट पता है मुझे, जी सर मालूम है, लैम्डा हाँ सर ये भी मालूम। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पर सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी, ये सब भूल जा। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तो हाफ mv² से मुझे क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो हम लोगों को पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की मदद से वेलोसिटी निकालनी और फिर उसकी मदद से डेटा आएगा, बी का वैल्यू आएगा। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। अच्छा ये जो है ना, ये SI यूनिट में ना ये SI यूनिट में, कैसे बदलोगे बोल, 4500 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, सही है। आगे देख, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, इससे मल्टीप्लाई करें। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा देखिए, 16 दूनी 32 ना, 3.2 इंटू 10 का पावर -19 जूल। अच्छा इसको भी आप क्या लिख सकते हो, देख ये -10 है, ये 2 0 मतलब +2, -10 + 2 -8, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये मेरे पास लैम्डा है, ये मेरे पास फाई नॉट है, ठीक है ना। इसको भी SI यूनिट में बदलो, 20 ऐसे ही रहेगा, सेंटी हटेगा तो 10⁻⁻2 मीटर। कितना हो जाएगा देखिए, -2 की वजह से 0.2 नंबर पीछे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 0.2 मीटर। ये मेरे पास रेडियस बी निकालना है। तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, के ई मैक्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे बोल, के ई मैक्स। तो वी हैव दिस फॉर्मूला ना, के ई मैक्स का फॉर्मूला अपने पास, व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। के ई मैक्स इज इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। पुट द वैल्यूज, हाउ मच इज एस, 6.626 10 का पावर -34, C 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है बेटा, 45 इंटू 10⁻⁻8 माइनस फाई नॉट। फाई नॉट कितना है देख, 3.2 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। अब आगे देख कैसे होगा, ये ध्यान से देखना। ये पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना आने वाला है मुझे पता है, हम लोगों ने याद कर लिया। कितना आएगा बोल, 19.878 इंटू 10 का पावर -26, वही आएगा। H और C को मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है ना। 19.878 इंटू 10 का पावर -26 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 का पावर -8, सही है।
सही है, आगे आओ। -3.2 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है ना। इसको डिवाइड करते हैं, 19.878 डिवाइडेड बाय 45, 0.4417, 0.4417 इंटू 10 का पावर -26, ऐसे ही -8 ऊपर गया तो +8, बता कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा बेटा ये -18, -3.2 इंटू 10 का पावर -19। अब ये -19 है, इसको भी -19 कर दो। कैसे करोगे बोल, पॉइंट को एक नंबर आगे बढ़ा दे, कितना बन जाएगा ये 4.417, सही है। अच्छा, जितना नंबर आगे लिए उतना नेगेटिव पावर, एक नंबर आगे लिए मतलब -1, वो -1 और ये -18, कितना हो गया -19 -3.2 इंटू 10 का पावर -19, दोनों में से 10 का पावर -19 कॉमन, अंदर कितना बच गया 4.417 -3.2, ठीक है। 3.2 को 0 0 लिख सकते हो, कितना आएगा बोल, 7 - 0 7, 1 - 0 1, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 1.217 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आया बेटा बोल, के मैक्स। क्यों निकाले हमने, कि के मैक्स के पीछे मेहनत क्यों की, वेलोसिटी निकालने के। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टेल मी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ठीक है ना। v को अकेला करो, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू के ई मैक्स, ये m इधर आके डिवाइड करेगा, कौन बच गया उधर v², स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √, सही है। वैल्यूज पुट करते हैं, v ऐसी रहेगा रूट ऑफ 2 इंटू के ई मैक्स, कितना है बेटा 1.217 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा ये, v इज इक्वल्स टू √2 इंटू 1.217 डिवाइड बाय 9.1, 0.2674 इंटू 10⁻², ध्यान दिया, ये कितना है -19, -31 ऊपर गया +31, बेटा 31 में से 19 निकाल दो, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, कितना है 12, तो ये आएगा 10⁻+12, 10⁻+12। क्या करोगे आगे बोल, क्या करोगे आगे, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट देख सकते हो क्या, नहीं ना, ये 1 से 2 10 में आ रहा है ना, 10 से 100 में, कितना नंबर आगे करोगे इसको, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर, कभी भी इवन नंबर में आगे करना है, ठीक है ना। तो इसको 2 नंबर आगे लोगे, कितना बन जाएगा बोल 26.74, सही है। 2 नंबर आगे लिए तो -2, 2 नंबर आगे लिए, उधर पहले से कौन है +12 -2, इसका स्क्वायर रूट टेबल से आएगा अपने पास, और ये 10 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा बोल 5, है ना। स्क्वायर रूट जब देखते हैं तो पावर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तभी तो इवन रखते हैं ना हम लोग। ऑड रहेगा तो ऑड का आधा कैसे करोगे, समझ रहा है। तो 10 पावर है ना, स्क्वायर रूट से बाहर आके कितना बचेगा 5 पावर, सही है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट टेबल से देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 26.74 ये आएगा आपको 5.17, बात नहीं 5.17 मीटर पर सेकेंड, एकदम सही वैल्यू आई है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये अपने को आ गई वेलोसिटी कि क्यों की इतनी मेहनत, क्यों की है बोल, बी निकालने की। तो अब वाला रिलेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके बराबर रहेगा बेटा, वो मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स b × e × v, सही है। तो ये v से ये स्क्वायर कैंसिल, b को अकेला करेंगे तो mv/, ये e इधर आ जाएगा ना er, b इज इक्वल टू mv/er। b ऐसी रहने दे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31, वेलोसिटी कितनी आई
5.17 10⁵ डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 आर रेडियस कितना दे रहे 0.2। अभी इसको सॉल्व करेंगे। नाइन पॉइंट वन 5.17 1.6 0.2 ये आ रहा है बेटा 147 अगर 147 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 5 कितना बरे -31 प्लस 5 बोलो -26। ये -19 ऊपर गया तो +19 कितना बचा बोल +19 -26 कितना बचा -7 ना 10⁻⁻7। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। ऑसिलेशन में बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला 147 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है अच्छे से। इसको लिखो। चाहिए तो ये वाले न्यूमेरिकल का जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दे दो। ठीक है लिखो इसको फटाफट। लिख फटाफट। ध्यान से ये वाला डायग्राम सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन निकला मैग्नेटिक फील्ड पे कितने डिग्री पे आया देख 90 डिग्री। यही बोला था ना परपेंडिकुलर। तो ये अंदर आती क्या करने लगेगा बोल 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 रानी इतना इतना पानी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देखो। गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दो चीज़ों का डेटा दिया है वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट। तो लैम्डा और वी नॉट दिया है। देख डेटा क्या है। पहला लो आपका पहला वाला जो रो है वो आपका लैम्डा का है, वहाँ उसने वेवलेंथ लिखा है, हम लोग सीधा लैम्डा लिख रहे हैं। और दूसरा वाला रो किसका है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट। लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है और वी नॉट वोल्ट में दिया है। जब लैम्डा 2536 है तब वी नॉट 1.95 वोल्ट है और जब लैम्डा 3650 एंगस्ट्रॉम है तब वी नॉट कितना है 0.5 वोल्ट। ये डेटा हमको दिया हुआ है। सिर्फ ये चार चीज़ दी और कुछ नहीं दिया। अब पूछा क्या है देखो ज़रा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या निकालना बोल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एच। सर एच की वैल्यू तो हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मालूम है, लेकिन यहाँ पर निकाल के दिखाना उसके करीब करीब की वैल्यू आएगी। ठीक है आगे देखो। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट। दूसरी चीज़ क्या निकालनी मुझे फाई नॉट। आगे देख व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट। करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी उस टाइम का वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले टाइम का वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना। तो और क्या निकालना है बोल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है तो अपने को एच फाई नॉट म्यू नॉट एच नॉट। और कुछ बोला क्या देख। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज फॉर द एमीटर। एमीटर कौन से मेटल का बना हुआ है वो भी निकालना। मेटल कौन सी है वो भी निकालना। सो दीज मैनी थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। डेटा में जो दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले लैम्डा दिया ना तो पहले वाले लैम्डा को लिख दिया लैम्डा 1। कितना दिया लैम्डा 1 देख 2536 एंगस्ट्रॉम और उस टाइम का स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.95 है तो इसको लिख लेंगे हम लोग वी नॉट 1। कितना है वी नॉट 1 1.95 वोल्ट। दूसरे वाले वेवलेंथ को लिख दिया लैम्डा 2। कितना बड़ा लैम्डा 2 3650 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। और उस टाइम का स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट 2 कितना बड़ा 0.5 वोल्ट। सही है। एसआई में कन्वर्ट कर लो इसको।
2536 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, 3650 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। सही है। अब ज़रा ध्यान से देख, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूंगा, एक बात अगर आप देखोगे तो वी नॉट और लैम्डा का अपने पास साथ में एक ही रिलेशन है। ये देखिए वाला ई इंटू वी नॉट इजिकल्स टू एच म्यू बाय फाई नॉट लिख के रहते उसको। इधर देख, सिंस ई इंटू वी नॉट बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये न्यू की जगह और क्या लिख सकते हैं बोल, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। तो जब पहले वाले वेवलेंथ की बात चलेगी तो इसको देख ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ई फर्स्ट वाले के लिए वी नॉट की जगह पर वी नॉट 1 आएगा, एच सी ऐसी रहेगा, लैम्डा की जगह पर लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। इसके साथ 1 लगाओगे क्या, एमीटर सेम है इसलिए ये भी सेम रहेगा, ये और ये कांस्टेंट है इसीलिए ऐसे रहेगा। एंड ये पहला हो गया। ई इंटू वी नॉट 2 क्या आएगा बोल, एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। सही है। एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड माइनस कर देते, क्योंकि इधर पे दो अननोन हो जा रहा है। देख, फाई नॉट भी अननोन है, निकालना है, और एच भी अननोन है, वो भी निकालना है। नहीं सर एच की तो वैल्यू पता है पर यहाँ पर निकालना है आप, तो इधर दो अननोन हो जा रहा है। तो एक काम करूँगा मैं, इसको माइनस करूँगा तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक ही अननोन बचेगा। तो ध्यान से देख, सब्सट्रैक्टिंग, इफ़ यू वांट यू कैन से दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा, देख ये आएगा ई इंटू वी नॉट 1 माइनस ई इंटू वी नॉट 2 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट माइनस एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। माइनस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा। क्या बन जाए देखिए, एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट माइनस एच सी बाय लैम्डा 2 प्लस यहाँ से ई कॉमन, क्या बच गया अंदर, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 माइनस फाई नॉट प्लस फाई नॉट कैंसिल। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है देख, एच सी कॉमन है ना, बाहर निकाल ले। ई इंटू वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, एच सी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बेटा, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। एच सी दोनों में से कॉमन चला गया। अब सबका वैल्यूज पुट कर देते। देख ई का वैल्यू कितना होता है बोल, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वी नॉट 1 कितना बेटा, 1.95 माइनस वी नॉट 2 0.5, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, चलेगा ना। एच 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 30 बोल रहे ना, नहीं इधर एच निकालना है, उसके करीब करीब का ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सी की वैल्यू बोल 3 इंटू 10⁸, 1 बाय लैम्डा 1 कितना है 2536 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 कितना बेटा 3650 इंटू 10⁻⁻10। सही है। अब देखिए क्या बनेगा, 1.6 10⁻⁻19, इसको माइनस करते हैं, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 0 गया 1। सही है। ये 3 इंटू 10⁻18 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, उधर क्या बच गया बोल, h। अब इसको कैसे सॉल्व करूँ सर, तो एक काम कर, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको 3 नंबर पीछे ले ले, क्या बनेगा बोलिए, 1/2.536। क्यों किया ऐसा बता, सो दैट आई कैन सी रेसिप्रोकल। 1 बाय रेसिप्रोकल होता है ना, पर रेसिप्रोकल के लिए जिस भी नंबर का आप रेसिप्रोकल देख रहे हो वो समथिंग पॉइंट ऐसा, एक नंबर और पॉइंट ऐसा होना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पॉइंट कर दिया। अच्छा 3 नंबर पीछे लिए मतलब +3 और -10 -7। सही है। सेम काम इधर भी करो, पॉइंट को 3 नंबर पीछे ले लो, कितना बनेगा बोलिए 3.650 10 का पावर -7। सही है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये 3 को चाहे इससे कैंसिल कर दो चाहे इससे कैंसिल कर दो, ठीक है चलेगा, या बाद में एक साथ कैंसिल करना है तो वो भी चलेगा। 1.6 10⁻⁻19 1.45 डिवाइडेड बाय 3, ये 10⁻8 ऊपर गया तो +8,
-19 + 8 -11, सॉरी -8, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 कॉमन निकाल ले, अपॉन के नीचे है, हाँ ध्यान दे, अपॉन के नीचे है। अब इसका रेसिप्रोकल देख लेंगे और इसका रेसिप्रोकल देख लेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1/2.536 0.3943 0.3943 माइनस 1/3.650 0.2739 ये आया, ठीक है। अब देख ये -7 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाए देख, 1.6 -27 1.45 -7 डिवाइड बाय 3 h, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 0.3943 माइनस 0.2739 0.1204, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा बेटा डिवाइड, 1.6 1.45 3, इसको इधर ले लिया 0.1204 इंटू 10⁻⁻, -27 -7 बोल, -27 और 3 30 में और 4 मिलाए 34, देख आता हुआ दिख रहा है, -का दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे लॉग से, 1.6 इंटू 1.45 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 0.1204, आंसर आ रहा है बेटा 6.42 इंटू 10⁻⁻34 और h का यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है। आया करेक्ट आंसर। वैल्यू कितनी होती है, 6.626 होती है ना, यहाँ पर 6.42 है, थोड़ा सा फ़र्क है, चलेगा। 6 पॉइंट में ही आना चाहिए, 5.4 पॉइंट में नहीं आना चाहिए, मतलब रॉन्ग अगर 5.4 पॉइंट में आ रहा, समझा। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक का भी आ सकता है, सिर्फ ये टेबल दे देगा, अब बोलेगा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एस्टिमेट करो, तो अपने को ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना रहेगा, पर इसमें अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और क्या निकालने का बोल, फाइंड आउट, एकदम सिंपल है, h आ गया ना, h आ गया ना, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, किसी भी एक में पुट करके क्या करेंगे, फाइंड आउट को निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 देख क्या है, इक्वेशन 1 है E इंटू V01 इज इक्वल्स टू SC/λ1 माइनस फाइंड आउट इधर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा SC/λ1, ये उधर गया इंटू V01, वैल्यू पुट कर h, अब यहाँ से h यही पुट करना है जो आया है, ठीक है। कितना हो जाएगा बोल, 6.42 10⁻⁻34 C 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय λ1 कितना है रे, 2536 इंटू 10⁻10 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम V01 कितना है 1.95। इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 19.878 ऐसा कुछ आता था ना, तो पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो अपन क्या करेंगे, राउंड फिगर में 19.8 लिख लेंगे तो भी चलेगा। चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ असल में कितना वैल्यू आ रहा है, देखो 6.42 इंटू 3 ये आ रहा है 19.26, तो 19.8 ऑलमोस्ट करीब है ना, समझा रहा है। अगर वो लिखना है तो लिख सकते हो, या बाजू में मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 19.26 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2536, ये -10 ऊपर जाएगा +10, और -26 +10 कितना हुआ -16 +10 अरे ठीक है, -16 माइनस 1.6 इंटू 1.95 1.6 इंटू 1.95 3.12 10⁻⁻19, इसको डिवाइड करता हूँ 19.26 2536, ये वैल्यू आ रही बेटा 7.59 इंटू 10⁻³ +3 सॉरी -3। इसको जब लॉग से करोगे दोनों को डिवाइड, ये आएगा। ऑलरेडी वहाँ पे कितना है देख, -16 -3.12 इंटू 10⁻⁻19। अब देख ये -16 -3 -19 ही होने वाला है ना, तो एक साथ उसको क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। क्या बचा 7.59 माइनस 3.12 7.59 माइनस 3.12 4.47
फाई नॉट इज इक्वल्स टू 4.47 इंटू 10⁻⁻19। ये फाई नॉट का यूनिट क्या होता है? जूल, है ना। ये आ गया मेरे को वर्क फंक्शन। समझा अच्छे से? अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। कैसे आएगा बोल? 4.47 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय बोलो 1.6 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएगा। 4.47 डिवाइड बाय 1.6 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया मेरे को फाई नॉट। और क्या चाहिए रे? फाई नॉट के बाद बोल और क्या चाहिए? न्यू नॉट। तो फाई नॉट का फॉर्मूला है ना अपने पास, है देख। व्हाट इज फाई नॉट? h इंटू न्यू नॉट। तो सिंस फाई नॉट बराबर होता है h इंटू न्यू नॉट, यहाँ से न्यू नॉट को अकेला करोगे तो फाई नॉट बाय h। कितना है फाई नॉट? जूल वाली वैल्यू है 4.47 इंटू 10⁻⁻19। h हाउ मच इज h? 6.42 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, डिवाइड करते हैं दोनों को। 4.47 डिवाइड बाय 6.42 0.69। न्यू नॉट इज इक्वल टू 0.69 इंटू 10⁻, ये कितना आएगा? -34 ऊपर गया प्लस 34, 34 माइनस 19, 14 में से 9 गया 5, 2 में से गया 1, 15, 10⁻+ प्लस 15। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। और क्या चाहिए बेटा बोल? लैम्डा नॉट। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का भी रिलेशन है अपने पास। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c बाय लैम्डा, याद है? न्यू क्या होता है? c बाय लैम्डा। तो न्यू नॉट क्या रहेगा? c बाय लैम्डा नॉट। यहाँ से लैम्डा नॉट निकालना है, c बाय न्यू नॉट। कितना हो जाएगा ये? c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा नॉट 0.69 10⁻15। ठीक है, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 0.69 4.347 इंटू 10⁻, प्लस 15 ऊपर गया -15, -15 प्लस 8, 15 में से 8 निकालो, कितना है? 7 -7 मीटर। एमस्ट्रॉन्ग में बदलना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे बोल? 0.3 नंबर आगे क्या बन गया? ये 4347। 3 नंबर आगे -3 -7 -10, इसकी जगह पर क्या है देख? एमस्ट्रॉन्ग। 4347 एमस्ट्रॉन्ग। ये हो गया लैम्डा नॉट। लास्ट चीज़ क्या बची बोल? क्या बची है? मेटल कौन सा है वो भी बताना है। मेटल कौन सा है वो भी बनाना। तो जब अपन ने वर्क फंक्शन को पढ़े थे तब एक ग्रीन कलर का टेबल था, याद है? उसमें 7-8 मेटल थी। वाले टेबल पे जाओ। गए? पेज नंबर 309 पर है, देख। पहुंच गए उधर? आप ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख। फाई नॉट कितना है अपने को? 2.79, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.8। इसके करीब करीब की वैल्यू कौन सी है देख? इसके करीब करीब की वैल्यू कौन सी है? 2.9, है ना। ये करीब करीब 2.9 है। दैट इज मेटल इज ये लास्ट आंसर। ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं बनता इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ आने का। ठीक है, बट इसको पार्ट पार्ट में तोड़ के पूछ सकते हैं आप। अब आप सोचोगे सर ये वाला पार्ट कैसे पूछेगा? अब क्या मैं वो डब्बा पूरा याद करके जाऊँ? नहीं। समझिए, क्वेश्चन अगर आए ना आपको, फाई नॉट निकालना रहेगा आपको। दो डेटा नहीं दिया रहेगा, एक ही दिया है। लैम्डा दिया है और वी नॉट दिया है। तो ये जो फॉर्मूला इधर ध्यान से देखना, वी नॉट दिया है, लैम्डा दिया है। एच की वैल्यू निकालनी नहीं रहेगी तो हम लोग अपनी तरफ से रख देंगे। तो एक ही क्वेश्चन से मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा? फाई नॉट। और फिर तुमको क्वेश्चन में ही दे देगा 3-4 मेटल और उसका फाई नॉट दे देगा। बोलेगा फाइंड आउट द मेटल यूज फॉर एमीटर फ्रॉम द गिवन टेबल, दिए गए टेबल में। तब वो 3-4 में एक आध कैल्शियम बैठा रहेगा वहाँ पे। देयर इज़ पॉसिबिलिटी इसमें से कोई भी एक पार्ट को उठा के आपको क्वेश्चन बना के दे, 1 या 2 पार्ट को। सबको अच्छे से समझा बेटा? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 से जो न्यूमेरिकल है वो डिब्रॉय हाइपोथेसिस। किसके बेटा? डिब्रॉय हाइपोथेसिस। ये लिखो, फिर वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टॉप टॉकिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटो सेल।
देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ही है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है, डायग्राम आ सकता है, या फिर एप्लीकेशन पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। फोटो सेल किसको बोलते हैं? ये एक डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है, लाइट एनर्जी को रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोला मैंने? लाइट एनर्जी को रिसीव किया और उसको कन्वर्ट किस में किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये फोटो सेल का डेफिनेशन है, आपको भी देखो यही दिया हुआ है। फोटो सेल इज़ अ डिवाइस दैट मेक यूज़ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करता है एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मिल गया डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई मिली कि फोटो सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था याद करो? जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर होने वाली। बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एक एमिटर मटेरियल लेते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल का। किसका? फोटो सेंसिटिव मेटल का। तो ऐसा इसको सेमी सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेते थे, ऐसा कर्व, कंप्लीट सिलेंडर नहीं, सेमी सिलेंड्रिकल। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का, ध्यान से देखेंगे यहाँ सब लोग, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में ऐसा प्लेट ली जाती है। इसको आप कैथोड या फिर एमिटर बोल सकते हो। दिस इज एमिटर। ये क्या है बेटा? एमिटर। और इसके सामने एक वायर का कॉइल रखा जाता है जो यहाँ पर कलेक्टर का काम करेगा। किसका काम करेगा बोल? कलेक्टर का। तो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की प्लेट ली गई है, सेमी सर्कुलर सेमी सिलेंड्रिकल शेप की, इसको मैं एमिटर बोल रहा हूँ। उसके सामने एक दूसरा वायर का कॉइल है जो किसका काम कर रहा है बोल? कलेक्टर का। इन दोनों को कनेक्ट करते हैं हम लोग वायर्स के थ्रू। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। और ये पूरा सेटअप इनक्लोज होता है एक क्वार्ट्ज के ग्लास के अंदर। क्वार्ट्ज याद है ना? क्वार्ट्ज ये मटेरियल, ठीक है ना? इसके ग्लास के अंदर ऐसा इवैक्यूएटेड चेम्बर के अंदर ये पूरा मटेरियल ऐसा सेटअप रहता है। So this is quartz glass. ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ठीक है ना? अच्छा, कई सारे फोटो सेल में क्या होता है मालूम? एमिटर अलग से लगाने की बजाय ये जो क्वार्ट्ज ग्लास दिख रहा है इसकी वॉल पे ही एमिटर की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। लाइक जैसे कैल्शियम मेटल है या फिर गोल्ड है या कोई और दूसरा मेटल है तो उसकी ऐसा कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ये क्वार्ट्ज के ग्लास के ऊपर। तो बहुत से फोटो सेल में ऐसा भी होता है, बहुत से फोटो सेल में एमिटर अलग से रखा हुआ रहता है। अब इसको क्या करेंगे आगे? इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी मतलब जो थोड़े भी वोल्टेज को सेंस कर लेगी, ठीक है ना? और हाई वोल्टेज को भी सेंस कर लेगी, लो वोल्टेज को भी सेंस कर लेगी। मतलब एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी बोले? एक बैटरी। यहाँ पर लिया मैंने रियोस्टाट, इधर कनेक्ट किया एमीटर। एमीटर क्यों कनेक्ट किया बोल? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। और इसको यहाँ रियोस्टाट से कनेक्ट किया। दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल। किसका कंस्ट्रक्शन है बोल बेटा? ये फोटो सेल। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फोटो सेल, तो आपको बस ये इतना डायग्राम बनाना है, खत्म। कंस्ट्रक्शन पूछा तो डायग्राम बना के इसी को एक्सप्लेन करना है जो पूरा मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं काम कैसे करता है। एकदम सिंपल है। मैंने क्या बताया आपको? फोटो सेल का काम क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को यूज़ करके उसको कन्वर्ट करता है किस में बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब इस एमीटर के ऊपर ऐसा लाइट पड़ती है, ध्यान से देखा, एमीटर के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एमीटर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है ना, तो इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो क्या करेगा बोले? एमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो ये एमीटर जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए, इसको रिसीव कौन करेगा बेटा? कलेक्टर। और जैसे ही कलेक्टर इसको रिसीव किया, इस सर्किट में से क्या बहने लगेगा बोल? करंट बहने लगेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या बह रहा है सर्किट से? करंट में। उसी करंट को कौन सेंस करता है? ये एमिटर। तो जब तक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते रहेगा तब तक यहाँ पे करंट आते रहेगा। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो गया, करंट आना भी क्या हो जाएगा? बंद। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं सर बैटरी तो लगी ना, करंट काय को रुकेगा? यहाँ से यहाँ तक कोई वायर का कनेक्शन है क्या? तो ओपन वायर में बैटरी करंट कैसे भेजेगी? ऐसी कोई बैटरी बनी जो ओपन वायर में करंट भेज सके? नहीं। तो बैटरी करंट को कंटिन्यू करा रही, बात सही है। बैटरी ईएमएफ देगी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुँचाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहे कंटिन्यू, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना ज़रूरी। तो जब तक लाइट फॉल करती रहेगी तब तक करंट बहते रहेगा। जैसी लाइट फॉल करना बंद कर दी, करंट भी क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंस्ट्रक्शन, फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन और फोटो सेल की वर्किंग। फोटो सेल का डायग्राम, कंस्ट्रक्शन कैसे बना हुआ है और वर्किंग कैसे काम कर रहा है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पर होता है।
सबसे पहला इसका एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, बंद कर दे इसको। सबसे पहला एप्लीकेशन आप इसके लिए लिख सकते हो कि ये LDR में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है बोल सर? LDR किसको बोलते हैं? ऐसा समझो ये एक डिवाइस है जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। किसको मेजर कर रहा है बोल? लाइट की इंटेंसिटी। तो एक ऐसा डिवाइस जो लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है, उसको बनाने के लिए आप फोटो सेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कैसे? याद करो मैंने आपको बताया था, एक बार फोटो एमिशन चालू हुआ तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है, करंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता है। बताया था ना, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है, करंट भी उतना ज़्यादा, क्योंकि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटोन, मोर फोटोन मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर द वैल्यू ऑफ करंट। और लीनियर रिलेशन होता है, ग्राफ याद कर, सीधी लाइन बनती है। तीसरा वाला ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? तो असल में इसको यूज़ कैसे किया जाता है मालूम? एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को फॉल कराते, करंट नाप लेते हैं और अपने को पता चल जाता है इतना करंट रहेगा तो इतनी इंटेंसिटी रहेगी। अब दूसरी लाइट को फॉल कराएंगे, समझ करंट 3 गुना बढ़ गया, मतलब अब जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पहले की इंटेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप क्या कर रहे हो? जो लाइट को फॉल करा रहे हो उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहे हो? मेजर कर। किसका इस्तेमाल करके? फोटो सेल का इस्तेमाल। तो इसका पहला एप्लीकेशन आप इसके ज़रिए क्या नाप सकते हो? लाइट की इंटेंसिटी। दूसरा एप्लीकेशन इसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। मॉल वगैरह में बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, जब हम लोग डोर के करीब पहुँचते तो अपने आप वो डोर खुल जाता है ना, और डोर के पास जब कोई नहीं रहता तो वो डोर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उस डोर में आपने देखा है, आपको बाहर नहीं भी जाना, लेकिन अगर आप उसके करीब गलती से भी चले गए तो अपने आप खुल जाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? असल में होता क्या मालूम? उस डोर की विसिनिटी में, डोर के आसपास ही, ध्यान से देखा, डोर के ऊपर ऐसा समझ, एक ध्यान से देख, डोर के ऊपर ऐसा एक इंफ्रारेड लाइट का सोर्स लगा हुआ है। कौन सी लाइट का सोर्स? इंफ्रारेड लाइट। इसको देख पाओगे क्या आप खाली विजिबल लाइट को देख सकते हो। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब हमको दिखाई नहीं देती, पर ये सब भी क्या है? लाइट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो एक इंफ्रारेड लाइट का सोर्स लगा होता है। ये सोर्स आपके रिमोट्स में भी लगा रहता है, टीवी के रिमोट्स। जब उसको दबाते हैं तो वहाँ से इंफ्रारेड लाइट ही जाती है। दिखती क्या आपको? बीच में लाइट नहीं दिखती। तो ऊपर एक इंफ्रारेड लाइट का सोर्स लगा हुआ रहता है, और समझ नीचे यहाँ पे कहीं ज़मीन के अंदर इंस्टॉल रहता है एक फोटो सेल। क्या इंस्टॉल रहता है बोल बेटा? फोटो सेल। और सर्किट को ऐसा बनाया जाता है कि जब तक ये फोटो सेल में करंट रहेगा, जब तक ये फोटो सेल में करंट रहेगा, डोर क्लोज रहेगा। डोर कैसा रहेगा बेटा? क्लोज रहेगा। और जैसे ही फोटो सेल में करंट आना बंद हो गया, डोर ओपन हो जाएगा। डोर क्या हो जाएगा बोल? ओपन हो जाएगा। तो अब होता क्या है, ये इंफ्रारेड लाइट ऐसा कंटिन्यू लाइट को भेजते रहती है। किसके पास? फोटो सेल के पास। तो फोटो सेल पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सर्किट से क्या बहता रहेगा? करंट बहता रहेगा। सर्किट से करंट बह रहा है मतलब दरवाज़ा कैसा रहेगा? बंद। अब आप डोर के सामने ऐसा आ गए, डोर के करीब आ गए, तो आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, तो आप बैरियर बन जाते हो लाइट और फोटो सेल के बीच में। तो अब लाइट आपके ऊपर फॉल कर रही है, फोटो सेल तक पहुँच पा रही क्या? नहीं। फोटो सेल पे लाइट नहीं आई मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा मतलब करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा मतलब डोर ओपन हो गई। ऐसे काम करते हैं। तो ये फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड डोर क्लोजिंग के अंदर। समझ रहा है? बर्गलर अलार्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। बर्गलर अलार्म किसको बोलते हैं? कोई बहुत कीमती चीज़ होती है, जब म्यूज़ियम वगैरह में, एग्जीबिशन वगैरह में उसको रखा जाता है तो वो चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, उसके आसपास एक इंफ्रारेड लाइट की बीम डाली जाती है। अगर किसी ने भी उसको क्रॉस किया तो पूरे म्यूज़ियम में, पूरे एग्जीबिशन में तेज़ तेज़ अलार्म बजने लगता है कि मतलब कोई तो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो समझिए वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा जो यहाँ पे रखी हुई है, इसको सेफ़ रखना है कि ये चोरी ना हो जाए। तो इससे थोड़ा 4-5 कदम पहले ही लोग खड़े होकर के उसको देखते हैं, आप जाके ऐसा टच नहीं कर सकते। तो आपके और वो जो सामान रखा हुआ है उसके बीच में इस वॉल पे और इस वॉल पे बहुत सारी इंफ्रारेड लाइट का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है बोल? बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा इंफ्रारेड लाइट का सोर्स रहता है जो हमको दिखाई नहीं देते। और ये सारे लाइट के सोर्स क्या एमिट कर रहे होते हैं बोल? लाइट एमिट कर रहे होते हैं। क्या एमिट कर रहे बेटा? लाइट एमिट कर रहे। और इनके सामने बहुत सारे फोटो सेल लगे हुए रहते। क्या लगे हुए रहते बोल? ऐसा बहुत सारे फोटो सेल लगे हुए रहते। सर्किट को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जब तक इन फोटो सेल से करंट बह रहा है, क्या बेटा? करंट बह रहा है, अलार्म जो है वो बजेगा नहीं, अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन एक भी फोटो सेल में अगर करंट स्टॉप हुआ, एक भी फोटो सेल में अगर करंट स्टॉप हो गया तो अलार्म क्या करेगा बेटा? रिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा। तो अब सब इंफ्रारेड लाइट है, सारी लाइट अपने अपने फोटो सेल पे पड़ रही है। लाइट आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है मतलब करंट बन रहा है, अलार्म स्टॉप रहेगा। जैसे ही आपने एक भी कदम ऐसा आगे बढ़ा दिए, लाइन के आगे एक भी कदम आपने बढ़ा दिए, इन सब में से किसी एक लाइट को आप क्या करोगे? ब्लॉक करोगे।
और कोई भी एक लाइट ब्लॉक हो गई तो उसके सामने का जो फोटो सेल रहेगा उस पर लाइट जाना बंद हो गई। लाइट बंद मतलब करंट स्टॉप मतलब अलार्म स्टार्ट। जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हो फ़ौरन अलार्म बजने लग जाता है। इसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म सिस्टम। इसमें भी आपका फोटो सेल यूज़ होता है। आपने मूवी वगैरह में इसको देखा होगा, ऐसा स्पाई लोग रहते हैं, सीक्रेट रूम है उसके अंदर जाने का है, तो लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल चश्मा पहनते हैं जो इंफ्रारेड लाइट को देख सके, और फिर ऐसा आंकड़े वाकड़े पे जाते हैं। अगर लाइट को आप कट नहीं करोगे, फोटो सेल के ऊपर लाइट जाते रहेगी तो अलार्म नहीं बजेगा। चालाकी कर लो, अपने साथ एक इंफ्रारेड लाइट का सोर्स लेके जाओ, चश्मा लगाओ, यहाँ से दिख रही लाइट जा रही है, उस डायरेक्शन में से टॉर्च पकड़ के लाइट भेज दो, यहाँ से निकल जाए इससे। चोरी चमारी नहीं सिखा रहा हूँ मैं, फिजिक्स सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सबको अच्छे से समझा बेटा। तो इधर ध्यान से देखेंगे, फोटो सेल होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये शुरू के 2 पैराग्राफ में दिया है। ये रहा उसका डायग्राम और इसका एप्लीकेशन, ये डोर का, अलार्म का, ये सब एप्लीकेशन इधर दिए, ये सब एप्लीकेशन यहाँ पर दिए। समझा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो डायग्राम पूछेगा, या कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, या फिर एप्लीकेशन, या पूरा एक साथ भी पूछ सकते हैं। समझा सबको अच्छे से? यहाँ पर फोटो सेल हो गया, और फोटो सेल के साथ साथ आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा क्या हो गया बेटा, फिनिश। एक बार वापस अपनी कहानी पर आते हैं, एक बार वापस से कम बैक टू द स्टोरी। कहाँ से पिक्चर चालू हुई थी? 1887, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी। सब लोग परेशान, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कोई भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लाइट को क्या माना जा रहा था, वेव। 1905 में आए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने लाइट को पार्टिकल माना, फोटोन की थ्योरी दी, और पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 9 के 9 ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली पहली बार एक्सप्लेन किया। फिर भी उनकी बात से कोई कन्विंस नहीं था। 1905 में उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। 1909 के अंदर मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उसके ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन के ऑब्जर्वेशन से क्या हो गए, मैच कर गए। तब आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को सबने सीरियसली लेना शुरू किया। फिर 1923-1924 के आसपास में क्वांटम नाम का साइंटिस्ट आया जिसने लाइट के अंदर मौजूद फोटोन के मोमेंटम को कैलकुलेट करके दिखाया। तब तो कंफर्म हो गया कि लाइट पार्टिकल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को मान लिया गया, है कि नहीं। और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को, मिलिकन को, इन सब को नोबेल प्राइज़ वगैरह दिया गया 1921-1922 के टाइम पर, है कि नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। लाइट को मान लिया गया कि भाई लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है, वेव भी है और प्लस पार्टिकल भी है, डुअल नेचर है। कैसा नेचर है, डुअल नेचर। और ये सारी कहानी ख़त्म हो चुकी थी 1923-1924 के आसपास, पूरी पिक्चर फिनिश हो चुकी थी 1923-1924 के आसपास। सब ने मान लिया था कि लाइट का डुअल नेचर है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। और फिर जहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हुई थी 1924, वहीं पे एक नया साइंटिस्ट आया पिक्चर में, एंट्री हुई एक नए हीरो की, नया कैरेक्टर, ठीक है ना, लुई डिब्रॉय, ठीक है ना, उनका नाम था लुई डिब्रॉय। स्पेलिंग देख लो, रीड करेंगे डिब्रॉय, स्पेलिंग में डी ब्रॉगली लिखा हुआ है। बहुत से लोग भी उसको डी ब्रॉगली ही पढ़ लेते हैं, डिब्रॉय है वो, जी साइलेंट है उसमें, ठीक है ना। देखेंगे सब लोग, इन 1924 प्रिंस लुई डिब्रॉय, लुवियस नहीं पढ़ने का उसको, लुई है वो, क्या बेटा वो, लुई, ठीक है ना। प्रिंस लुई डिब्रॉय, डी ब्रॉगली नहीं, क्या है वो, डिब्रॉय। देख आपको ब्रैकेट में दिया उसने, प्रोनाउंस एज डिब्रॉय, वो जानबूझ के लिख के दिया, इतने बड़े बड़े काम करके गए, उनके नाम मत बिगाड़ो। समझ में आ रहा अच्छे से। तो 1924 के टाइम पे ये एक साइंटिस्ट थे प्रिंस लुई डिब्रॉय, जिन्होंने ये बात बोली कि नेचर जो है, ये पूरा नेचर, ये पूरा यूनिवर्स सिमेट्रिक है। अगर कोई चीज़ इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उनका बोलना ये था कि अगर आप रेडिएशन को, लाइट को वेव के साथ साथ पार्टिकल मान रहे हो, तो जितना भी मैटर है, जितना भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी होना चाहिए। ये थ्योरी उन्होंने पुट की, और थ्योरी पुट की, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। तो जब हम लोग किसी चीज़ को बिना एक्सपेरिमेंट के सामने रखते हैं, बस एक थ्योरी सामने रखते हैं, तो उसको थ्योरी नहीं कहा जाता है, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बोल, जिस थ्योरी को बैक करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट, कोई मैथमेटिकल प्रूफ, है ना, कोई डेरिवेशन रहता है, तो वो थ्योरी कहलाती है, वो लॉ कहलाती है, वो थ्योरी कहलाती है। लेकिन जिस थ्योरी को बैक करने के लिए कोई मैथमेटिकल प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कुछ नहीं होता है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोल, हाइपोथेसिस। इसलिए हेडिंग का नाम भी क्या है देख, डिब्रॉय हाइपोथेसिस। उसने बस हाइपोथेसाइज किया था, उसने बस बोला था ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बाद में ये चीज़ कंफर्म भी हो गई थी, कैसे अभी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है ना। तो 1924 के अंदर डिब्रॉय आया, ठीक है ना, और उसने अपनी हाइपोथेसिस दी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे बेटा,
सब बोर्ड पर देखेंगे। डिब्रॉय आया, उसने अपनी हाइपोथेसिस दी। उसने क्या बोला कि भाई जब लाइट एक वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो एवरीथिंग विच इज़ मैटर विच इज़ पार्टिकल शुड ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। और इसके लिए उन्होंने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए, कुछ फार्मूला दिए। क्या फार्मूला है सब बोर्ड पर देखेंगे। उन्होंने लाइट के अंदर जो फोटोन है उसका मोमेंटम का फार्मूला यूज़ किया। उसके मोमेंटम, पी मतलब क्या, पी मतलब मोमेंटम, याद है ना, व्हाट इज़ पी, मोमेंटम। क्या फार्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने लाइट के मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ किया। सर क्या था लाइट के फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू, फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू क्या थी, एकदम सिंपल, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम की वैल्यू क्या थी बोल, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। इसको आप डायमेंशनली करेक्ट देख सकते हो। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और नीचे क्या है देख, सी मतलब स्पीड। स्पीड को v से भी तो दिखा सकता ना, स्पीड को और किससे दिखाता हूँ, v से। हाफ डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, उसको हटा, v से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया mv, विच इज़ द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। समझ रहे। तो जो लाइट वेव होती है उसके अंदर जो फोटोन होता है उसके मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। दिस इज़ मोमेंटम ऑफ फोटोन। किसकी वैल्यू बेटा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन। अपना कुछ काम नहीं कर रहा है वो, सब पहले के किए हुए काम ही कर रहा है वो, मतलब आइंस्टाइन वगैरह के किए हुए काम। अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर दो फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। कौन सा दो फार्मूला सर, सबसे पहला मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट का एक फार्मूला दिया था, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, याद है। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला दिया था मैंने आपको, न्यू लैम्डा। यहीं से तो न्यू की वैल्यू आती है c बाय लैम्डा, यहीं से न्यू आता है ना, c अपॉन लैम्डा। तो मैंने आपको c की वैल्यू दिया था न्यू इंटू लैम्डा, दिया था ना, देख सेकेंड लास्ट लेक्चर में दिया था सर, ठीक है ना। तो c ऐसा तुम लोग देखते मेरे को डर लगने लगता है, मेरे को ऐसा लगता है भाई गलत बोल दिया क्या, मैं झूठ बोल दिया, ऐसा अपराधी जैसा फील होने लगता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ देखा करो, ठीक है ना। नहीं भी याद है तो भी आती है, ठीक है। नालायक लोग। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, न्यू इंटू लैम्डा। और आइंस्टाइन एंगल की रिलेशन भी अपने पास है ना। आइंस्टाइन रिलेशन क्या था बोल, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इन दोनों को उठाकर इसमें रख दे, ये c की वैल्यू न्यू लैम्डा, E की वैल्यू एच न्यू, ये दोनों उठाकर इसमें रख दे। P की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल। अभी तक कुछ भी खुद का कर रहा है क्या डिब्रॉय, ये रिलेशन आइंस्टाइन की है, ये रिलेशन यूनिवर्सल है, सबकी अपने बाप के रिलेशन है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए ये रिलेशन है कि नहीं। ये मोमेंटम ऑफ फोटोन की रिलेशन, सब पुराना डेटा ये अभी तक यूज़ हो रहा है। हाँ ठीक है, सब लोग ध्यान से देख। P को ऐसे ही रहने दे, E की जगह पर क्या आएगा बोल, एच न्यू डिवाइडेड बाय C की जगह पर क्या आएगा बोल, C की जगह पर क्या आएगा बोल, न्यू लैम्डा। अब बोल न्यू और न्यू कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या आ रही है बोल, h बाय लैम्डा। अगर मैं आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालने बोलूँ, इसको इधर ले लो उसको उधर ले लो, क्या आ गया, h बाई पी। तो एक किसी भी वेव के वेवलेंथ का फॉर्मूला है। वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। व्हाट इज इज P, मोमेंटम, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल और एक वेव की प्रॉपर्टी को आपस में हमने रिलेट कर दिया, क्योंकि कोई भी वेव वेव नहीं है, कोई भी पार्टिकल पार्टिकल नहीं, दोनों डुअल है। हर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव, डुअलिटी इस रिलेशन से पता चल रही। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। अभी तक ये सारा काम, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, h बाई पी की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, mv। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सही है। ये रिलेशन इन्होंने निकाला, किसको मान के निकाला, फोटोन को। और उन्होंने क्या बोला, यही सेम फार्मूला जो फोटोन के लिए वैलिड है, यही सेम फार्मूला कोई भी पार्टिकल, लाइट नहीं, कौन, पार्टिकल, आप भाग रहे हो आपके ऊपर भी आप लगा सकते हो फार्मूला। उन्होंने क्या बोला कि ये फार्मूला जो फोटोन के लिए वैलिड है, यही फार्मूला किसी भी पार्टिकल को हम लोग अगर वेव मान लेंगे, पार्टिकल को क्या मान लिया मैंने, तो अगर पार्टिकल को वेव मानोगे तो वेव का क्या होता है, वेवलेंथ। तो किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोग वेव मान लेंगे तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा। अब कोई मैथमेटिकल बैकिंग है क्या इसको, सारे फार्मूले लाइट के फार्मूले से यूज़ किया उन्होंने, जो लाइट के ऊपर स्टडी चल रही थी उसका फार्मूला यूज़ किया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया था बोल, हाइपोथेसिस। तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी साइंटिस्ट लोग मानने वाले थे क्या इसको, हाइपोथेसिस चल रही है अभी, तो अभी धीरे धीरे पिक्चर में आगे बढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये सब 1924 में चला, 1924, धीरे धीरे कहानी चल रही है आगे, ठीक है। इसको उन्होंने क्या बोला, दिस इज, ध्यान से सुन, दिस इज वेवलेंथ, ध्यान से देखा, दिस इज वेवलेंथ ऑफ wave associated with
पार्टिकल, इन्होंने बोला कि कोई पार्टिकल जब वेव बनती है, एक पार्टिकल को जब आप वेव मानोगे, वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, एक पार्टिकल को जब आप वेव मानोगे तो उस पार्टिकल वाली वेव का जो वेवलेंथ रहेगा उसका ये फॉर्मूला है। इसको इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया। जब कोई पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको इन्होंने नाम दिया मैटर वेव। क्या नाम दिया बोल? एक नई टाइप की वेव आ गई पिक्चर में, मैटर वेव। क्या नाम दिया इन्होंने बोल? मैटर वेव। लाइक मैं पार्टिकल हूँ, मैं भाग रहा हूँ तो मैं भी एक वेव की तरह बिहेव कर रहा हूँ। कौन सी वेव? कौन सी वेव? मैटर वेव। तो जब कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो उस वेव को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर वेव। और इस मैटर वेव के वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या h/mv। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला डिब्रॉय हाइपोथेसिस का। अच्छा, इस लैम्डा को ना, इस लैम्डा को डिब्रॉय वेवलेंथ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं लैम्डा को बोल? और क्या कहते हैं इस लैम्डा को? डिब्रॉय वेवलेंथ। तो कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, कैलकुलेट डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ मतलब मैटर वेवलेंथ, मैटर वेव का वेवलेंथ। क्या फॉर्मूला उसका? लैम्डा इक्वल्स टू h/p या फिर h/mv। यहाँ तक सबको समझा? अब एक फॉर्मूला उनके हाथ में लग गया था तो साइंटिस्ट लोगों के अंदर एक बहुत गंदी आदत होती थी, एक बहुत गंदी आदत होती। कोई एक फॉर्मूला अगर उनके हाथ में लग गया तो उसको 10 तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं लोग, जैसे जैसा मॉडिफाई हो सके। आप देखते हो ना, कोई भी डेरिवेशन, एक फॉर्मूला है, क्या करते हैं? चुप होते कि हम लोग, चैन नहीं पड़ता, हमको सुकून नहीं मिलता है। क्या करते हैं? उसको मॉडिफाई करके अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सेम छेड़खानी इसके साथ भी होगी, बुरा नहीं मानेगा बिल्कुल भी, करो आराम से, ठीक है ना। तो इसके साथ भी अभी हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले। कौन सा चेंजेस? अगर मैं मैटर की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लूँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? टेल मी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पर E से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं बोल? E के। अपने अपने तरीके दिखाने, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को किससे दिखा रहा बोल मैं? E के। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? टेल मी। हाफ m × v²। यहाँ से v निकाल ले, ये 2 इधर आएगा E के पास, 2 × E के, क्या आएगा बोल? 2E। मास इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड, ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट। किसकी वैल्यू आ गई है? स्पीड की। किसकी वैल्यू आ गई बोलिए? स्पीड की। इसको पुट करते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू में, जिसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें पुट करते, पुट इन 1, क्या बन जाएगा देख बोल? लैम्डा इज इक्वल्स टू, सर ये h ऐसी रहेगा, ठीक है, h को ऐसी रखा। सर ये m ऐसी रहेगा, ठीक है, इस m को भी ऐसी रखा। सर ये v की जगह पर फॉर्मूला रख दो, v की जगह पर फॉर्मूला क्या आएगा बोल? 2ek/m। अब ये तो अपॉन के नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। फ्रैक्शन जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है ना। h/m को ऐसी रहने दे, ये ऊपर जाके बनेगा √m/2ek। करेक्ट है। ये m रूट के बाहर है, रूट के अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर जाती है तो अंदर जाके स्क्वायर हो जाती है। क्या बन जाएगा देखिए? h, ध्यान से देखा, h √m डिवाइड बाय 2ek। वहाँ पर पहले से था ना, ये m अंदर गया तो m²। क्यों स्क्वायर हो रहा है? देखिए, स्क्वायर और रूट कटेगा तो ये m बाहर आ जाएगा, सही है। अब ऊपर 1m, नीचे 2m, 1m से 1m कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है देख? लैम्डा इज इक्वल्स टू, टेल मी, लैम्डा इज इक्वल्स टू, ऊपर कौन बचा? h डिवाइड बाय √2mE के। ये एक और फॉर्मूला आ गया डिब्रॉय वेवलेंथ का। एक फॉर्मूला ये है डिब्रॉय वेवलेंथ का। E वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे बोल? प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमको हमेशा से पता है, ये कभी भी देगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। 6.626 × 10⁻⁻34। अगर आपको मोमेंटम दिया है पार्टिकल का, क्या दिया बोल? मोमेंटम, और डिब्रॉय वेवलेंथ निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। मोमेंटम नहीं दिया है सर, मास और वेलोसिटी दी है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। सर मास नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं दी है, मोमेंटम नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है। काइनेटिक एनर्जी और मास दिया है, क्या दिया बोल? काइनेटिक एनर्जी और मास, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और मास देख रहे हो, दिए गए डेटा के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करें। अब इसको और चेंज करते हैं, रुको, मैं बोला ना इसके साथ छिड़कानी जितनी करना है करो, बुरा नहीं मानेगा। फिर से करते हैं, इसको और चेंज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वोल्टेज का एक डेफिनेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो इधर ध्यान दें। लेट्स सी, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है बोल? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इस चार्ज को यहाँ से वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, अपने आप जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं। पॉजिटिव के बाद खुद से नहीं जा सकता है, क्या देनी पड़ेगी इसको? एनर्जी। तो समझ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए इसको जो एनर्जी देनी पड़ी है वो है E, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था किसी भी दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, उसकी वैल्यू बराबर होती है जो चार्ज यहाँ से वहाँ जा रहा है, जो चार्ज को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए जो एनर्जी लग रही है E डिवाइडेड बाय
चार्ज, ये होती है पोटेंशियल की वैल्यू, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज एनर्जी या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसीलिए उसका यूनिट भी होता है जूल पर कूलम। उस दिन बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। यहाँ से ई के कितना हो जाएगा बोल, कितना होगा ई के, सर ये क्यू को इधर ले आओ, क्यू इंटू वी, इसको रख दे इसमें उठा के, क्या बनेगा बोल, क्या बनेगा बोल, जल्दी बोल। लेमडा इज इक्वल्स टू बोलना एच बाय अंडर रूट 2m, ई के की जगह पर आएगा q इंटू वी, एक और फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और मास, ये तीन चीज़ दिया है, तब लैम्डा के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इफ़ चार्ज पार्टिकल इज, अगर वो जो पार्टिकल जो कि चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, कौन है बोल, इलेक्ट्रॉन, तब ये फॉर्मूला कैसे बदलेगा देख। देन तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देख। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2, मास किसका लेंगे बोल, इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज पार्टिकल, तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। क्यू मतलब चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, स्मॉल ई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी, सही है। इसमें से क्या क्या मालूम है मेरे को, एच मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मालूम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम है, सबका वैल्यू पुट करेंगे। एच का वैल्यू होता है सर 6.626 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बचा कौन खाली, वी, बचा कौन खाली, वी। आगे देख, ये पूरा सॉल्व करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो वैल्यू, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको नंबर आएगा 1.228, ध्यान से सुना, 1.228 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाय रूट में खाली कौन बचेगा बोल, जल्दी बोल, वी ना, खाली वही तो नहीं रखा गया ना, बाकी तो सब सॉल्व कर दिए। रूट में खाली कौन बचेगा बोल, वी। अब मेरे को बताओ वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है रे, मीटर। अब जरा इधर ध्यान से देख, ये 10⁻⁹ मीटर, बेटा 10⁻⁹ मतलब नैनो, 10⁻⁹ मतलब नैनो, क्या बन जाएगा देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.228 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल या स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। किस में आया लैम्डा, नैनोमीटर में है, किस में आया लैम्डा बोल, नैनोमीटर में है। एक फार्मूला ये भी अपने पास, ठीक है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के कितने फार्मूले हो गए देख, 1 2 3 4 5, पाँचों फार्मूला कब यूज़ करना है, पाँचों फार्मूला कब यूज़ करना है। इफ़ यू हैव बीन गिवन अबाउट मोमेंटम यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, मास एंड वेलोसिटी ये फार्मूला, मास एंड काइनेटिक एनर्जी ये फार्मूला, चार्ज, ध्यान से सुन, चार्ज, मास एंड पोटेंशियल, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई भी चार्ज, तब ये फार्मूला, ये वाला सॉरी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतनी मेहनत नहीं करने का, इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। देख इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिया तुमको, न्यूमेरिकल 14.4, 1 मार्क्स का सिंपल सा न्यूमेरिकल। क्या दिया देख, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। पोटेंशियल मतलब क्या दिया रे, पोटेंशियल मतलब क्या दिया, वी दिया है ना, कितना दिया, वी 120 वोल्ट। आगे बढ़, थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट फाइंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या निकालना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ मतलब लैम्डा। कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंडरलाइन कर उधर, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ को क्या यूज़ कर सकता हूँ बोल, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने की जरूरत है क्या, इसको सिंप्लीफाई कर चुके हम लोग, सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या बेटा, 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट वी, किस में आ गया आंसर, नैनोमीटर में। ये 1.228 को ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट वी कितना बेटा 120 का रूट कैसा देखोगे, नहीं देख सकते हो, 1 से 10 या 10 से 100 में होना चाहिए ना, तो इसको लेके आओ, पॉइंट को कितना नंबर पीछे लूँ बोल, 2 नंबर पीछे, एक नहीं रे, इवन नंबर पीछे लेंगे ना। क्या बनेगा ये 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट 1.2 इंटू 10⁻², 2 नंबर पीछे लिए इसीलिए +2। ये 1.228 ऐसे ही रहेगा, 1.2 का स्क्वायर रूट देखोगे स्क्वायर रूट टेबल से, और 10⁻² जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10। कर लोगे आगे का सॉल्व, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ नंबर। 1.228 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 120, 0.112 कितना आ रहा बेटा, 0.112 नैनोमीटर। दिस इज़ द आंसर, ख़त्म, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल।
इज़ इट वेरी मच क्लियर? सबको एकदम अच्छे से समझा? आगे बढ़ते अभी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आके डिब्रॉय के हाइपोथेसिस के सारे फॉर्मूले क्या हो गए बेटा, बोल खत्म। लेकिन फिर वही बात है, मैंने आपको बोला ना, इसकी ऐसे ऐसे ही मान लेंगे क्या सब लोग? आइंस्टाइन ने बेचारे ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था, एक एक पॉइंट को समझा दिया था, तब उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। इंतज़ार किया गया, जब एक्सपेरिमेंट से प्रूफ मिल गया तब माना गया। तो इसने तो भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, बस एक हाइपोथेसिस दिया था कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होगा, है कि नहीं? अब इतने भी हल्के में मतलब साइंटिस्ट था, जाहिर सी बात है, कम्युनिटी में इज्जत थी उसकी है कि नहीं? पर बात तो नहीं थी, तो इसको बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के एक्सेप्ट किया जाना था क्या? नहीं। तो 1924 में ये भाई साहब ने ये सब कर दी, ठीक है ना। अब सब लोग लगे इसके पीछे, लाइट वाला चैप्टर क्लोज हो गया, लाइट वाला चैप्टर ख़त्म, क्लोज, बंद, ठीक है ना। मान लिया गया कि लाइट का डुअल बिहेवियर है, डुअल नेचर है, मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है वेव, इंटरएक्ट कर रही है पार्टिकल। अब सब लग गए इसके पीछे। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उनको किसी पार्टिकल को उठाना था। किसको उठाना था बोल? और उसको साबित करना था कि ये पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है बोल? वेव की तरह। तो इसको प्रूफ करने के लिए किए गए 2 एक्सपेरिमेंट, 2 अलग अलग लोगों के ज़रिए, 2 अलग अलग जगह पर, 2 अलग अलग साल में। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है बोल? डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये किया गया 1927 में। ये सब कब की बात है? 1924, 3 साल बाद 1927 में डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये किया गया अमेरिका में। 1928 में, 1 साल बाद, जीपी थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इंग्लैंड में। किस में बेटा? इंग्लैंड में। और दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली मैच किया डिब्रॉय के रिजल्ट के साथ। किसके रिजल्ट के साथ? डिब्रॉय। तो अब इसकी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट का बैकअप मिल चुका था, उसके बाद इसकी हाइपोथेसिस क्या कर ली गई बेटा? मान ली गई। इसकी हाइपोथेसिस मान ली गई, जिसकी वजह से इनको 1927 में जा कर के नोबेल प्राइज़ मिला। जब दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए, 2 एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गए, उसके बाद 1928 के टाइम पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और वो जो लोग काम कर रहे थे ना, डेविएशन एंड जर्मर और जीपी थॉमसन, इन दोनों को भी शेयर करके एक नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके काम के लिए। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया किस पर था? तो जाहिर सी बात है, साबित क्या करना है? एक पार्टिकल को वेव साबित करना है, तो किसी पार्टिकल को ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसा आपके और मेरे तरीके के बड़े पार्टिकल को नहीं उठाया उन्होंने, छोटे पार्टिकल को उठाया। कौन सा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। सारी दुनिया मानती थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है? पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है बोल? पार्टिकल। इन्होंने उठाया इलेक्ट्रॉन को। किसको उठाया बोल? इलेक्ट्रॉन को। और बोले अगर पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त वेव की तरह बिहेव करता है, अगर पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह, तो इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करते वक्त किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा। सही है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था 2 फिनोमिना ऐसे हैं जिसको सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकते, पार्टिकल नेचर कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कौन से 2 फिनोमिना? इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इन्होंने क्या नोटिस किया? डेविएशन एंड जर्मर ने और जीपी थॉमसन ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी अपनी कंट्री में, अपने अपने साल में, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में देखा? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है ना, ये इंटरफेरेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बोल? अब ये होता क्या इंटरफेरेंस? अभी थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी थी? वेव की। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, और ये ट्रैवल करते वक्त क्या दिखा रहा है बोल? इंटरफेरेंस दिखा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करते वक्त कैसे बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन था क्या? पार्टिकल। ट्रैवल करते वक्त किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। इससे प्रूफ हो गया कि पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव करता है? वेव की तरह। ये एक्सपेरिमेंट उनका था। तो दोनों के एक्सपेरिमेंट तो नहीं, जीपी थॉमसन और डेविएशन एंड जर्मर, दोनों के नहीं। डेविएशन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। डेविएशन एंड जर्मर का क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या उन्होंने प्रूव किया, कैसे उन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव। सबको समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो वही है, देखो, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। मिला बेटा? डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक वही है। बस आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सर जे थॉमसन ने, जिन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। सर जीपी थॉमसन उन्हीं के बेटे थे। जीपी थॉमसन जे थॉमसन के बेटे थे। 10-15 साल पहले अब्बा जी बोल के गए थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और कुछ सालों बाद बेटे जी ने क्या साबित कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अब्बा जो थे हमारे वो गलत थे। रुका हुआ रहेगा तो पार्टिकल है, ट्रैवल कर रहा है तो क्या है? वेव है। बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको उधर टेक्स्ट बुक में भी लिख के दिया, देख वो हेडिंग के ऊपर दिया है।
अगर आप लोग देखोगे तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल वाइल हिज सन जीपी थॉमसन शोज दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। सही है। तो जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कैसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते वक्त एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो बेटा इसके लिए ना आपको इंटरफेरेंस पैटर्न को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा बोल? इंटरफेरेंस पैटर्न को। ये लिखो, फिर डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। राइट डाउन, एंड तक बात नहीं, सब बोर्ड पर देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या इन लोग का मकसद क्या था ये सब एक्सपेरिमेंट करने का? दे टुक इलेक्ट्रॉन, और ये प्रूव करना चाहते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव करेगा, वेव की तरह। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको इंटरफेरेंस समझना पड़ेगा। इंटरफेरेंस बोलते किसको? इधर देख, समझिए एक वेव है, ठीक है, कुछ एम्पलीट्यूड वगैरह की, कुछ इंटेंसिटी, कुछ एम्पलीट्यूड, ये एक दूसरी वेव है। अब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटररिएक्ट कर रही है। ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या कर रही है बेटा? इंटररिएक्ट। बोर्ड पर देख, समझिए पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ऐसा। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे बेटा, जब वेव्स आपस में इंटररिएक्ट करती है ना, तो कहीं कहीं पर ये वेव्स इन फेज इंटररिएक्ट करती है। इन फेज मतलब एक समझा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं बोल, और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो होता क्या है, ये समझ पहली वेव का क्रेस्ट है और ये दूसरी वाली वेव आई, ये उसका क्रेस्ट है, दोनों एक ही पॉइंट पर आई। यानी क्रेस्ट के साथ कौन है बेटा? क्रेस्ट है। इन फेज आ रही है, ये दोनों कैसे आ रही बोल? इन फेज। तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड होकर के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाता है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और क्या हो जाएगा बोल? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर क्रेस्ट की जगह पर ट्रफ आता है, तो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड नीचे जा रहा है। तो अगर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा ना। ऐड करोगे तो आंसर बढ़ के आएगा या कम होके आएगा? तो आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम दिखेगा। ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते बोल? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बोल? जहाँ पर वेव इन फेस आती है वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर वेव आउट ऑफ फेस आती है वहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बोल? कम हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है? मिनिमम। अब वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा तब इंटेंसिटी ज़्यादा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या रहेगी? ज़्यादा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड कम है तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या होगी बोल? कम। तो जब दो लाइट वेव आपस में इंटरफेयर करती है ना बेटा, दो लाइट वेव जब आपस में इंटरफेयर करती है, इसके सामने अगर आप लोग एक स्क्रीन को रख दोगे ना, तो उस पर आपको लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क पैटर्न बनता हुआ दिखे। कैसा पैटर्न? लाइट डार्क लाइट डार्क। सेंटर में ऐसा आपको एक डार्क पैटर्न दिखेगा। डार्क मतलब यहाँ पर दोनों वेव का कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है बोल? डिस्ट्रक्टिव। भाई अब जो ये वेव आ रही है हर डायरेक्शन में आ रही है, ऐसी 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 ऐसी, दोनों वेव हर डायरेक्शन में आ रही। तो यहाँ पर क्या हुआ रहेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी एम्पलीट्यूड एकदम कम, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी एकदम खत्म। इंटेंसिटी खत्म मतलब डार्क रहेगा ना, उधर लाइट नहीं रहेगा, डार्क रहेगा। फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो लाइट दिख रहा है, इधर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो लाइट, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ऐसा पैटर्न बनता है। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते बोल? इंटरफेरेंस पैटर्न। ये आपको वेव ऑप्टिक चैप्टर में पहला एक टॉपिक है इंटरफेरेंस, उसमें पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न को समझाया। फिर एक टॉपिक है डायफ्रैक्शन, उसमें पूरा डायफ्रैक्शन टॉपिक को समझाया। लेकिन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों का मेन जो मुद्दा है, मेन जो बेस है वो यही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हो। अब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी का मिनिमम होना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। किसकी प्रॉपर्टी है? तो उन लोग का बोलना ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते वक्त वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये सारे फिनोमिना दिखाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम, या इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी कम, ये सब दिखाएगा इलेक्ट्रॉन। वही चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसी चीज़ को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया जा चुका है, लेकिन पहले ही एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है एक्सरे के डायफ्रैक्शन पर। किस पर बोल? एक्सरे जो कि वेव है, पर अब हम लोग एक्सरे को चेंज कर दे रहे, किससे? इलेक्ट्रॉन से। एक्सरे की जगह पर अब हम लोग किसको भेज रहे? इलेक्ट्रॉन।
तो अगर इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करते हुए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक लो टेंशन बैटरी लिया, कैसी बैटरी लिया बोल, मतलब कम वोल्टेज की बैटरी, एक लो टेंशन बैटरी लिया, इसको कनेक्ट किया एक फिलामेंट से। यूजुअली ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है। कैसा फिलामेंट होता है बोल, टंगस्टन पता है ना, वो जो बल्ब के अंदर होता है, उसको कितना भी हीट कर दो जल्दी पिघलता नहीं। 3000 से भी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। तो इधर एक टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं, इसको बैटरी से वोल्टेज दे दे के एकदम हीट कर देते। क्या कर देते बोल, इतना हीट कर देते कि इसमें थर्मिशन इफेक्ट होने लगता। थर्मिशन इफेक्ट, अभी थर्मिशन इफेक्ट क्या होता है सर, किसी भी मटेरियल को, स्पेशली मेटल्स को, किसको बेटा, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बोल, उसको एकदम मजबूत हीट कर दोगे ना तो उसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो क्रिस्टल को छोड़ के कहाँ जाएगा, बाहर। सर ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ उससे मिलता जुलता है। जब लाइट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और जब हीट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसको थर्मिशन इफेक्ट बोलते हैं। इतना है बस, समझ आ रही चीज़। इसको मजबूत हीट कर दी, एकदम रेड हॉट हीट कर दी, इतना कि इसमें से क्या बाहर निकले बोल, क्या बाहर निकले बोल, इलेक्ट्रॉन। क्या बाहर निकले बेटा, तो जो डॉट 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 पार्टिकल दिखा रहा है ये सब कौन है बेटा बोल, इलेक्ट्रॉन है। ये सब कौन है बोल, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बाहर आने चाहिए, इसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक दो से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसके लिए इसी सेटअप को एक हाई टेंशन बैटरी से भी कनेक्ट करते। किससे कनेक्ट करते बोल, ये हाई टेंशन बैटरी है। हाई टेंशन बैटरी मतलब ज़्यादा वोल्टेज की, ठीक है ना। सो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करना चाहिए था ना, जल जाता हो, समझ रहा है। कंट्रोल करके बैटरी को वोल्टेज देना अपने को, ताकि टंगस्टन का फिलामेंट जले ना। तो यहाँ पर ये जो टंगस्टन का फिलामेंट दिख रहा है, ये जॉकी के थ्रू रियोस्टाट से कनेक्टेड होता है। जॉकी को आगे पीछे करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा देना है या कम देना है। इन शॉर्ट यहाँ पर अपने को फिलामेंट को मजबूत हीट करना है, इतना हीट करना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चालू हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लग गए, इसके सामने रखी जाती है एक एनोड, सिलेंड्रिकल एनोड। इसके सामने क्या रखी जाती है बेटा बोले, एनोड। इस एनोड को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या बोलते हैं बोल इसको, या इसको कॉलीमेटिंग एनोड भी बोलते हैं। आपके डायग्राम में देखो उसने कॉलीमेटिंग एनोड नाम दिया होगा ना, हम लोग सिंपल रखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। उसका नाम ही बता रहा है वो क्या करने वाला है। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर भाग रहे ना, जब ये इस एनोड से पास होंगे ना बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा सीधा सीधा जाता, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जाता। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से पास होंगे और एक्सेलरेट होके बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर आएंगे बोल, एक्सेलरेट होके एक स्ट्रेट लाइन में बाहर आएंगे। तो ये जो बाहर आपको इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए दिखते हैं, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बीम या फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है बोल, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक बीम है जो एक्सेलरेट हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड क्या हो गई इसकी, बहुत हाई, यानी एक हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको सामने हम लोग हिट कराते हैं, इसको हम लोग हिट कराते हैं एक निकल के क्रिस्टल के ऊपर। किसके ऊपर बोल, निकल के क्रिस्टल के ऊपर। दिस इज निकल क्रिस्टल। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकल के क्रिस्टल के ऊपर आकर के हिट होती है, ये यहाँ से लड़ते ही स्कैटर होकर फैल जाती है। स्कैटरिंग समझते हैं ना, लाइट किसी चीज़ से लड़े और ऐसा फैल जाए, तो ये स्कैटर होकर के ऐसा फैल जाती है। तो स्कैटर यहाँ भी होगा, इधर 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 सब जगह होगा। मैं फ़िलहाल एक जगह आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा स्कैटर हुआ, तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन की बीम आई थी और लड़ के स्कैटर होकर जिस डायरेक्शन में गई, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है इसको थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोल, थीटा। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए सामने हम लोग लगाते हैं डिटेक्टर। क्या लगाते बोल, जो इसको रिकॉर्ड करेगा, और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिकॉर्ड करेगा बल्कि उसकी इंटेंसिटी को भी रिकॉर्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हाई है या लो है, सर ये कैसे करा जाएगा, गैल्वेनोमीटर के जरिए। डिटेक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करंट, गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसा आगे भागेगी। कम इलेक्ट्रॉन कम करंट, गैल्वेनोमीटर की सुई पीछे रहेगी। इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, जीरो इलेक्ट्रॉन, जीरो पे रहेगी, करंट जीरो पे रहेगा। तो सामने हम लोग एक डिटेक्टर को लगाते हैं जो कि मूवेबल डिटेक्टर होता है। कैसा डिटेक्टर होता है बोल, मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा बोलिए, मूव कर सकता है। सो दिस इज़ मूवेबल डिटेक्टर। ये क्या है बेटा बोल जल्दी, मूवेबल डिटेक्टर। इसके ऊपर आकर के ये इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे फॉल करेगी। तो ये डिटेक्टर का काम है इलेक्ट्रॉन की बीम को सेंस करना, हाई इंटेंसिटी पे आ रही है या लो इंटेंसिटी पे आ रही है। अब असल में मुद्दा क्या था मालूम, इस डिटेक्टर को क्या कर रहे थे मालूम, इधर उधर ऐसा मूव कर रहे थे, कंटिन्यू ऐसा ऐसा मूव कर रहे थे।
तो ये लोग नोटिस कर रहे थे कहीं कहीं पर एकदम हाई इंटेंसिटी आ रही इलेक्ट्रॉन की, गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम ऐसा बस चले तो तोड़ के बाहर आ जाए, और कहीं कहीं पे बिल्कुल लो इंटेंसिटी, मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई हिल भी नहीं रही, ज़ीरो, मतलब कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है और कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव करना, वेव की। क्या प्रूफ हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट, ये था एक्सपेरिमेंट। इसको न्यूमेरिकली भी प्रूफ किया गया, इसको न्यूमेरिकली भी प्रूफ किया गया। यहीं पे लोग नहीं बस किए कि बोले हाँ कंस्ट्रक्टिव नहीं, न्यूमेरिकली भी प्रूफ किया गया। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह प्रूफ बिहेव कर रहा है तो इसके इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ज़रिए निकाले गए वेवलेंथ की वैल्यू, डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के ज़रिए निकाले गए वेवलेंथ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, है ना। तब ये कैसे किया गया, असल में मुद्दा ये था कि इन लोग ये जो वोल्टेज ले रहे थे ना 44 वोल्ट और 67 वोल्ट के बीच में ले रहे थे, तो इन्होंने नोटिस किया सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना वो 54 वोल्टेज पे मिलता है। कितने वोल्टेज पे मिलता है बोल, 54 वोल्टेज पे मिलता है। जिस टाइम पर ये जो एंगल बन रहा होता है ना ये 50 डिग्री का बन रहा होता है। कितना बन रहा होता है बोल, 50 डिग्री, 50 डिग्री का एंगल, 54 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, तब मेरा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखा रहा था, ठीक है ना। अब पहले यूज़ करते हैं डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय ने लैम्डा के कई सारे फॉर्मूले दिए थे, है ना। कौन सा पार्टिकल है इधर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैं आपको वोल्टेज दे रहा हूँ, कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे फिर बताओ। वो जो लास्ट वाला निकाले थे ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू बोलना 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट बोल v, तो यहाँ रखेंगे 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट कितना रे 54। ये सब एक्सपेरिमेंट से नहीं किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट से खाली ये डेटा निकाला गया। और इसको किस में पुट किया जा रहा है बोल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में, चेक करने के लिए कि डी ब्रॉय ऐसे हीरो बन के गया कि कुछ किया भी उसने। समझ में आ रहा अच्छे से, तो इधर ध्यान से देखना। हाँ ऐसा बहुत टाइम के बाद की बात है, उसने 1924 में ये फॉर्मूला दिया था बिना एक्सपेरिमेंट कुछ भी किया, हाइपोथेसिस के जरिए। ये सब चल रहा है 1927 1928 के टाइम पर, समझ में आ रहा है अच्छे से, 2-3 साल के बाद, और एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। हाँ तो पहले जो 54 वोल्ट था ये 3 साल पहले डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसके अंदर पुट कर रहे हैं हम लोग 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 54। इसके ज़रिए जब सॉल्व किया गया तो वेवलेंथ की वैल्यू आई 0.167 नैनोमीटर। कितनी आई बोल, 0.167 नैनोमीटर। अब अगर कहीं पर डाइफ्रैक्शन हो रहा है, वेव्स का डाइफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए भी अपने पास एक रिलेशन है जिसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, ब्रैग्स लॉ। ये ब्रैग्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वेव्स के डाइफ्रैक्शन अगर हो रहे हैं, वेव्स का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए इक्वेशन है। क्या फॉर्मूला है सर, 2d sin थीटा। क्या फॉर्मूला है बोल, 2d sin। ये डी बोलते हैं पार्ट डिफरेंस को, वो डिटेक्टर से पता चल जाता है। थीटा भी अपने को यहाँ से पता चल चुका है कितने डिग्री का है, 50 डिग्री। ये सब वैल्यू जब इन लोगों ने रखा ना डेविएशन जर्मन ने इस फॉर्मूले में, तो इनको लैम्डा का वैल्यू आ रहा था 0.165 नैनोमीटर। कुछ देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम गिवन बाय द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रॉय। यहाँ से डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के ऊपर स्टाम्प लग गया। इट वाज नो लॉन्गर अ हाइपोथेसिस, इट वाज नाउ अ फैक्ट कि पार्टिकल भी ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव करता है बोल, वेव की तरह बिहेव। तो दिस इज़ योर डेविएशन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट। या तो सिर्फ डायग्राम पूछ सकता है तो इतना डायग्राम बनाने का, या डायग्राम के साथ कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछ सकता है, तो इसको बना के पूरा एक्सप्लेन करना। समझा अच्छे से, यहाँ पर डेविएशन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट अपना फिनिश हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझा होगा बेटा। अब सवाल ये उठता है सर, चलो मान लिए कि पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करते वक्त कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह। तो मैं एक इंसान जो कि एक पार्टिकल हूँ, मैं भाग रहा हूँ नॉर्मल स्पीड से, 7-8 की स्पीड से भाग रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या मैं आपको भागते वक्त वेव की तरह दिखूंगा, नहीं दिखूंगा। एक कार 60 की स्पीड से रोड पर जा रही, सीधा सीधा जा रही है, हो सकता है आप बोलो कि तू बहुत स्लो भाग रहा है इसीलिए वेव नहीं दिख रहा है। तो कार ले लो 60 70 80 की स्पीड से जा रही है, ट्रेन ले लो 100 200 की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो ट्रैवल करते वक्त आपको वेव की तरह दिखती है क्या, नहीं दिखती है। तो फिर ये सबको हजम करना थोड़ा सा क्या हो रहा था, मुश्किल। दूसरी बात, वो जो न्यूटन अंकल ने इतना साल पहले जो सब काम किए, न्यूटन अंकल और उनके साथ वाले जितने भी थे, 300-400 साल तक जो पूरी फिज़िक्स की थ्योरीज़ दी गई, जिसको न्यूटोनियन फिज़िक्स या क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं, जिसमें आप रोटेशनल डायनेमिक्स, ऑसिलेशन वगैरह वगैरह पढ़ रहे हो, इन सब को स्टडी करते वक्त ये जितने भी फॉर्मूले, थ्योरम, प्रिंसिपल, जो भी थ्योरीज जो भी दी गई, ये सब पढ़ते वक्त मैटर को क्या माना गया, पार्टिकल। तब वो सबको रिजेक्ट कर देने का फिर, क्योंकि उन लोग ने तो वेव नेचर माने नहीं थे। तो ये 2 बड़े क्वेश्चन आ रहे थे कि जब बड़े बड़े पार्टिकल आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं तो वो वेव की तरह क्यों नहीं दिख रहे हैं। और जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो सब तो पार्टिकल को, मैटर को पार्टिकल मान के चल रहा था ना, तो क्या वो सबको रिजेक्ट कर देना है, कैंसिल कर देना है।
तो अब उसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, देखेंगे सब लोग। हाँ, बात नहीं बेटा, बात नहीं, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, हाँ, किसी भी वेव को अगर आप वेव की तरह इमेजिन करना चाहते हो, किसी भी वेव को अगर आप वेव की तरह देखना चाहते हो, तो इसके लिए 2 शर्त है। कितनी शर्त है बोल? 2। वो वेव आपको वेव की तरह तभी दिखेगी, आप उसको वेव की तरह तभी सेंस कर पाओगे, देख पाओगे, आपकी आंखें उसको तभी वेव की तरह देख पाएगी जब उसका जो वेवलेंथ आ रहा है, क्या बेटा? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मतलब सेम रेंज में होना चाहिए। किसके पता है? वो जो पार्टिकल है ना, उसकी साइज़ और वो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की साइज़ है। किससे किससे सेम होना चाहिए बोल? पार्टिकल की साइज़ और पाथ की साइज़। अगर इन दोनों की साइज़ वेवलेंथ की साइज़ से कंपेरेबल रहेगी तब आप उस वेव को क्या कर सकते हो? सेंस कर सकते हो, एज अ वेव देख सकते हो। अदरवाइज़ वो आपको वेव की तरह दिखेगा नहीं। तो अब आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल दिया हुआ, सब लोग देखेंगे पेज नंबर 319, एग्जाम्पल नंबर 14.5। बहुत प्यार से सब लोग देखेंगे। 14.5 क्वेश्चन देख कितना इंटरेस्टिंग है। क्या बोला देख उसने, एक स्टूडेंट है वेइंग 45 kg, कितना मास है उसका? 45 kg। स्टूडेंट का मास ले लेता हूँ मैं M1, स्टूडेंट का मास ले लिया मैंने M1, 45 किलो का एक स्टूडेंट है आपके जैसा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इज रनिंग, ये भाग रहा है विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से भाग रहा है बेटा वो? 8 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड दिया, मैं इसको ले लेता हूँ V1। स्पीड को क्या ले लिया मैंने? V1। कितनी स्पीड से भाग रहा है बोल वो? 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से भाग रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसा बदलते रहे? 5/18, याद है? 5/18, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, 2 चौक 8, 2 9 18, कितना गया? 5 चौक 20, 20/9। ये उसकी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आगे बढ़, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑन अ फुटपाथ, ये फुटपाथ पे भाग रहे, फुटपाथ रहता है ना जिधर अपने यहाँ रेडी लगा देते, ठेला वीला लगा देते हैं ना, तो ये फुटपाथ पे भाग रहे हैं, ठीक है ना। वो फुटपाथ कितना चौड़ा है देख, फुटपाथ कितना चौड़ा है देख, 2 मीटर। यानी उसका जो पाथ है वो कितना चौड़ा है बेटा? 2 मीटर। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस देख, दूसरा केस ध्यान से देखना। दूसरा केस, अ स्मॉल कार, एक छोटी सी कार है टाटा नैनो, देखो वेइंग 1200 kg। कार का भी मास दिया है। कार का मास कितना है रे बोल? M2 ले लेता है इसको। क्या लेता है बोल? M2 कितना है बोल? 1500 किलो, 1200, सॉरी थोड़ी भारी हो गई, अब पब्लिक बिठा दिया मैंने इसमें। 1200 kg। आगे देखेंगे, इस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही हो? तो V2 दिया है मेरे को 60 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 60 × 5/18, सही है। 6 दाम 60 है ना, सही है। 6 दिया 18, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये किस रोड पे ट्रैवल कर रही थी ज़रा सब लोग ध्यान से देखेंगे। ऑन अ रोड 20 मीटर वाइड। कितनी रोड चौड़ी है बोल? 20 मीटर चौड़ी रोड है, ठीक है ना। तो इधर फुटपाथ है, उस पर बच्चा भाग रहा है, और इधर रोड है, उस पर कार जा रही है। ये दोनों ट्रैवल करते वक्त आपको वेव की तरह दिखेगी क्या? दिखेगी क्या? क्यों नहीं दिखेगी? ये मुद्दा है, क्यों नहीं दिखेगी? तो उसको करने के लिए इन दोनों का वेवलेंथ निकालते। क्या निकालते? अगर वेवलेंथ बच्चे का भागते वक्त वेवलेंथ बच्चे की साइड और फुटपाथ की साइज़ के कंपेरेबल आ गया तो वो वेव दिखेगा। और कार का भी ट्रैवल करते वक्त वेवलेंथ रोड की साइज़ और कार की साइज़ से कंपेरेबल आ गया तो वो कैसा दिखेगा? वेव, वरना नहीं दिखेगा। सही है, यही फंडा है ना। तो उसने पूछा भी, देखिए क्या बोला उसने, कैलकुलेट देयर de Broglie वेवलेंथ। दोनों का वेवलेंथ निकालना है, इसका λ1 निकालना है और इसका λ2 निकालना है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर लैम्डा? टेल मी व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर लैम्डा? M और V दिया आपको। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? H/mv, याद है? H/mv। तो λ1 के लिए क्या आएगा बोल? M1 V1 और H तो ऐसे ही रहेगा ना। सी यू हैव H का वैल्यू 6.626, M1 45, V1 20/9। ये सब जब इधर पुट करोगे 6.626 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय M1 का वैल्यू 45, V1 का वैल्यू बोल जल्दी बोल कितना रे? 20/9। तो ये 20/9 का 9 ऊपर चला जाएगा ना। इसको जब आप पूरा सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आपको पहला वेवलेंथ आएगा बेटा 6.63, ध्यान से सुना, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 मीटर। ध्यान दे, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 मतलब पॉइंट को 34 नंबर पीछे लेके जाने का है। 0.33 बार, 33 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 0 0 और फिर आएगा 6। क्या इस वैल्यू को आप 2 मीटर चौड़ी रोड और आधा मीटर चौड़े इंसान से कंपेयर कर सकते हो? 2 मीटर चौड़ी रोड इस वैल्यू के सामने छोटी है, बड़ी है, कंपेरेबल है? बहुत बड़ी। बड़ी मत बोल, बड़ी बोल के तौहीन मत कर।
बहुत बड़ी है। रोड कितनी मीटर चौड़ी है देख, रोड कितनी मीटर चौड़ी, 2 मीटर। और वेव का वेवलेंथ कितना आ रहा है, 0.33 बार 06 मीटर। तो रोड के सामने इसका वेवलेंथ कितना है, छोटा नहीं, बहुत 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 छोटा है, कंपेरेबल है ही नहीं। इसीलिए बच्चा भागते वक्त आपको वेव की तरह नहीं दिखता है। कार का वेवलेंथ निकालते हैं, λ2 कैसे निकालोगे, बोल जल्दी, h/m2v2, h/m2v2, ठीक है ना। h की वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10 का पावर -34, मास कितना रे 1200, स्पीड कितनी थी, जल्दी बोल, 50/3। इसको सॉल्व करोगे आपको सेकेंड वेवलेंथ आएगा 3.32 इंटू 10 का पावर -34 मीटर। फिर से देख, वेवलेंथ आ रहा है 0.33 बार 0 फिर 3, और रोड 20 मीटर लंबी, कार कम से कम 2 मीटर चौड़ी, 3 मीटर चौड़ी, है कोई कंपैरिजन। इसलिए कार भी भागते वक्त आपको वेव की तरह नहीं दिखती। इट इज़ एज इफ़ ये एक वेव को मैं बना रहा हूँ, तो वेव का जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है ना। अगर इतनी छोटी वेवलेंथ है तो वो वेव जैसी दिखेगी नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से। या इसको सिंपल तरीका ऐसे ही है भाई, ऑब्जेक्ट का साइज़, पाथ का साइज़ और वेवलेंथ का साइज़ एक ही रेंज में रहेगा तो वो आपको वेव की तरह दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल है, आप और मैं, कार, ट्रेन, ये जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल को मैं बोल सकता हूँ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रो, MACRO, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े बड़े पार्टिकल। ये ट्रैवल करते वक्त वेव की तरह बिहेव तो कर रहे, पर दिख रहे क्या, यू कांट सी देम एज अ वेव बिकॉज देयर वेवलेंथ इज़ नॉट कंपेरेबल टू देयर साइजेज इन देयर पाथ। उनकी साइज और उनके पाथ से कंपेरेबल वेवलेंथ नहीं आता है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लें, छोटे पार्टिकल्स को ले, जैसे यहाँ पर क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पेज नंबर 320 पे प्रॉब्लम नंबर 14.6 पे क्या लिया देख उसने, सब लोग ध्यान से देख क्या लिया उसने, क्या बोला है सब लोग देखेंगे। कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ, क्या निकालना है बेटा बोल, क्या निकालना है बोलिए, वेवलेंथ। डी ब्रॉय चीज़ का वेवलेंथ निकालने का अपने को, किसका, पार्टिकल कौन सा है देख जरा, पार्टिकल कौन है, अब कोई बच्चा या गाड़ी नहीं है, देख जरा कौन है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसका डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है बोल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल, ठीक है ना। आगे देखेंगे, मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या दी हुई है उसकी, काइनेटिक एनर्जी मतलब E कितना दिया हुआ है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखेंगे सब लोग, पासिंग थ्रू अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ से फॉलो हो रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस होल से आगे जा रहा है, इसकी साइज़ कितनी दी हुई है बोल, इसकी साइज़ कितनी दी हुई है बोल, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पाथ का साइज़ देख रहे हो, पाथ का साइज़ कितना है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। छोटे से होल से ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब इस होल से अगर आप भी पास हो जाओ तो करके दिखाओ, नहीं हो सकते ऑब्वियसली नॉट। तो ये 2 आर्मस्ट्रॉन्ग का मैं हाथ से दिखा भी नहीं सकता, इतना छोटा रहे। 2 आर्मस्ट्रॉन्ग छोटा साइज़ का एक होल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे को दी हुई है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदलोगे कैसे आएगा बोल, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, कितना हो जाएगा ये, 1.6 इंटू -19 + 2 -17 जूल, ये हो गया E बेटा। डी ब्रॉय वेवलेंथ का वो फॉर्मूला जिसमें E आता हो, बोल जल्दी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m इंटू E। अच्छा पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ E की जगह M की जगह क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h 6.626 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइड बाय √2 को ऐसे रहना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, बार बार दे चुका आपको, ठीक है ना। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻17। इसको पूरा सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो इसका वेवलेंथ आएगा, ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, इसका वेवलेंथ आएगा आपको 1.23 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। 10 पावर -10 मतलब एमस्ट्रॉन्ग, कितना आ रहा है देख, 1.23 एमस्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आया 1.23 एमस्ट्रॉन्ग। होल का साइज़ कितना था, होल का साइज़ कितना था, 2 एमस्ट्रॉन्ग। कंपेरेबल है या नहीं, सेम रेंज में आ रहा है सर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त पार्टिकल की तरह नहीं दिखेगा, वेव की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा, इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से मेरे को एक नतीजा मिल रहा है कि जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ट्रैवल करता है तो उनका वेवलेंथ उनकी साइज़ और पाथ की साइज़ से कंपेरेबल नहीं होता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट सेंस देम एज अ वेव, हम उनको वेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिहेव कर रहे हैं पर ट्रीट नहीं कर सकते। पर जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके वेवलेंथ का साइज़ और उनके पाथ और उनकी साइज़ कैसी होती है बेटा, कंपेरेबल। तो उनको हमको क्या ट्रीट करना पड़ेगा बोल, वेव ट्रीट करना पड़ेगा। यानी पार्टिकल्स के ऊपर जब वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट लगाया जाता है तो ये कभी भी मिक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे नहीं लगाया जाता है, किस पे,
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर लगाए जाते हैं। यही वजह है कि आप अगर कभी क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो इसके कंसेप्ट कभी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, आप पे, मुझ पे नहीं लगाए जाते। किस पे लगाए जाते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगाए जाते हैं। यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसको हटाने की ज़रूरत है क्या? जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम लोग वेव की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, तो वो सब वैलिड है, सही है। हाँ, माइक्रोस्कोपिक जितनी भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स को नहीं लगा सकते। इन सब के ऊपर किसके कंसेप्ट लगेंगे? क्वांटम फिजिक्स के। बिकॉज जब वो ट्रैवल कर रहे तो वो कैसा बिहेव कर रहे? बोल, वेव की तरह बिहेव। समझा? ये कंक्लूजन आपको चैप्टर के एकदम एंड के पैराग्राफ में दिया है। पेज नंबर 320, लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। इन कंक्लूजन, फॉर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल नेचर इज डोमिनेंट ड्यूरिंग देयर इंटररिएक्शन विथ मैटर। जब वो मैटर के साथ इंटररिएक्ट करते तो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, वाइल ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस, पर्टिकुलरली व्हेन देर कन्फाइंड इन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज देयर एसोसिएटेड वेवलेंथ, द वेव नेचर इज डोमिनेंट। तो जब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये जब मैटर के साथ, सुन रहे, छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल जब मैटर के साथ इंटररिएक्ट कर रहे होते तो मैटर नेचर, उनका जो नेचर है वो पार्टिकल की तरह होता है। लेकिन जब ट्रैवल कर रहे होते तो उनका जो नेचर है वो वेव की तरह होता है। किसकी बात चल रही है? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक कहाँ दिया हुआ है? ये देख, यहाँ दिया है वेव नेचर। ये तीसरी लाइन देख, wave nature does not modify that whenever wavelengths are small compared to the dimension of slits of obstacle are not measurable, we cannot use Newtonian mechanics। सॉरी, यहाँ पर नहीं, इधर 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 ये देख, the wavelength associated with macroscopic particle do not play any significant role in everyday life and we need not to consider their wave nature. Also the wavelength for macroscopic particles are so small that they cannot be, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन किसका कंसिडर करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। समझा? यहाँ पर आपका वेव पार्टिकल डुअलिटी पूरी तरीके से क्या हो चुका है? फिनिश। थियरी पूरी खत्म हो गई। यू आर नाउ ओनली रिमेनिंग विद 5 न्यूमेरिकल्स, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो नेक्स्ट लेक्चर ये 5 न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो। समझा अच्छे से? इसका फ़ोटो भेज दूंगा, बना के जाने का तो